अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हाजिर खिदमत है परवेज संदीला। गुज़श्ता हफ्ते हुकूमत ने 34 अरब से जायद खसारे का बजट में 11% दिफाई बजट में इजाफा तो किया, लेकिन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और पेंशन में नजरअंदाज कर दिया। बजट से पहले IMF ने दबाव डाला था कि मुलाजमीन की तनख्वाहें न बढ़ाई जाएं। इस दबाव को कबूल कर लिया गया और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। इसके अलावा जो IMF ने शराइत रखी थी वो पूरी की गई। दूसरी जानब 70 साल में पहली बार हुआ जब मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार मनफी रहेगी। हुकूमत को अगले चंद महीनों में 3,000 अरब रुपया कर्जा वापस करना है, जबकि सितंबर में हुकूमत को IMF से एक मरतबा फिर गुफ्तगू करनी है, जिसकी वजह से बैरूनी कर्जों का मामला हुकूमत के लिए मुश्किल हो रहा है। बज़ाहिर यूं लग रहा है हुकूमत किसी किस्म का मिनी बजट लाएगी। आज इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हैं साबका वजीर खजाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंटरनेशनल अफेयर्स के सदर जनाब इसाक डार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी सर तबीयत ठीक है सर? आपकी खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है जी, वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। सर बहुत आपको और शुक्रिया। आपके आप मुल्क को बहुत सलाम जी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। सर बजट पे प्रोग्राम है तो बजट से शुरू करते हैं। सर कैसे देखते हैं सर ये जो बजट हुकूमत ने पेश किया है, इसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए संदेला साहब, ये करीबन 7.3 ट्रिलियन का बजट है। और आपने जैसे कहा कि हुकूमत क्लेम कर रही है कि ये प्रो पुअर बजट है। और बड़ी बदकिस्मती है कि सरकारी मुलाजमीन और जो पेंशनर्स हैं उनकी तनख्वाह में इजाफा नहीं दिया जा रहा। नो, हमारी भी हुकूमत रही है और बाकी भी हुकूमतें रही हैं। ये बड़ा अनफेयर है कि अगर या तो होता ना कि इन्फ्लेशन 1-2% होती, जीरो होती, इन्फ्लेशन भी डबल डिजिट में है, मुल्क में महंगाई डबल डिजिट में है। तो जितना वेस्टर्न दुनिया है वो तो जनरली ये करती है कि जितनी उनकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी इन्फ्लेशन का जो इशारिया है वो जितना इजाफा हो, अगर मसलन 7.5% है या 3% जो भी है, वो उससे लिंक उन्होंने किया हुआ है कि उससे नेक्स्ट जो राउंड ऑफ करके जो होता है वो उनको यानी सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को उतनी इंक्रीमेंट मिल जाती है। हमने भी अपने 5 साल की जो है हुकूमत 2013 2018 में और पहले भी हमने ये इंश्योर किया कि हम कम से कम जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उससे हम ज्यादा सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह में इजाफा करें और उसी तरह पेंशन में भी इजाफा करें। और कई उनके जो अलाउंसेस थे उनको भी हम बढ़ाया करते थे, मुख्तलिफ किस्म के अलाउंसेस हर साल में कोई ना कोई। स्पेस चूंकि बढ़ रही थी, कौमी मजमूई आमदनी का साइज बढ़ रहा था, तो हम साथ साथ ये कर रहे थे। तो ये बड़ी दुख की बात है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को फ्रीज करना, जबकि इन्फ्लेशन हुकूमत का अपने फिगर के मुताबिक करीबन 11.2% है और ये पीछे 14% तक गई थी। तो इन हालात में ये कदम बहुत ही गैर मुनासिब है। और फिर ये कहना कि जी हाँ ये बजट तो प्रो पुअर है, तो वो तो बिल्कुल दो ऑपोजिट चीजें हैं। क्योंकि ना सिर्फ इसमें अवाम के लिए कुछ नहीं है और उनके लिए कोई सहूलत मुझे नजर नहीं आ रही, बल्कि जो सरकारी मुलाजमीन है जिनको ये समझा जाता है कि उनका कम से कम यानी इनकम ग्रुप है, खासकर जो नीचे वाले ग्रेड्स के हैं और 17 से नीचे नीचे बहुत ही ज्यादा उनकी जरूरत होती है कि कम से कम उनको महंगाई को सामने रख के उनको उतनी कम से कम उसमें इजाफा किया जाए। तो ये को अच्छा अच्छा यानी अच्छा कदम नहीं है हुकूमत का जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर। आप वैसे तो आपने बताया, लेकिन हुकूमत दावे मुसलसल हुकूमत ये कर रही है कि ये बजट गरीबों के लिए बजट है। नहीं, आप मुझे मुझे ये हुकूमत ये निकाल के दे दे। एक तरफ तो इस हुकूमत ने अपने पिछले 2 साल में गरीबों का जीना मुहाल कर दिया है। कोई भी चीज आप ले लें, हमने पूरे 5 साल में जो हमारी एवरेज इन्फ्लेशन थी, हमसे पहले जो हुकूमत थी 5 साल, उनकी एवरेज महंगाई इन्फ्लेशन जो थी वो 12% थी। हमारे 5 साल की जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो 5% से कम है। एक नंबर दो, हमने जो पाकिस्तान की महंगाई की जो इंडिकेटर छोड़ा, तो उस वक्त ये महंगाई 4% थी तकरीबन। और जो खसूसी जो यानी खाने पीने की अशिया की फूड इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं ना, वो जी सबसे ज्यादा जी वो है ना जी। जी, जो दुख तकलीफ देती है हर
यानी कम से कम तरीन आमदनी वाले को खाना तो चाहिए। तो उन उन उसकी जो हमारी 1% थी फूड इन्फ्लेशन, ये उस फूड इन्फ्लेशन को अपनी फेल्ड पॉलिसीज की वजह से 2 साल के अंदर, चंद महीने पहले, ये उसको देहातों में 24% पे ले गए और शहरों में 19.5% पे ले गए उस महंगाई को, इन्फ्लेशन को। और अगर आप इनके 2 साल का मजमुआ निकाल लें, एक 15 आइटम्स की एक बास्केट है जिसमें बिल्कुल आटा, चीनी, चावल, मूंग की दाल, आपका बिजली का बिल, गैस का बिल, इस तरह की सारी चीजें हैं, 15 आइटम्स। वो मोस्ट सेंसिटिव है और गरीब तरीन घर में भी उसकी जरूरत होती है। तो उसको हमने बहुत ही टाइट, हमारी उसमें मॉनिटरिंग होती थी कि इसमें जरा लोगों को तकलीफ ना हो और ये यानी इसमें इजाफा ना हो। तो हमने 5 साल में उस 15 आइटम्स की बास्केट को एवरेज टोटल, कहीं थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, कहीं कम हो सकती है, हमने 4% कमी की। पीटीआई की हुकूमत ने 2 साल में, अपने पहले 2 साल में उसमें 46% इजाफा कर चुकी है। तो ये मैं नहीं मानने के लिए तैयार कि जी ये गरीबों के लिए ये बड़ा अच्छा बजट है, ये प्रो पुअर बजट है, ये कथन ऐसी बात नहीं है और मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। बल्कि ये बजट अनरियलिस्टिक भी है, हम उससे बात कर सकते हैं। मेरे नजदीक इन्होंने बजट के नंबर्स को बैलेंस किया है, क्योंकि हम जब ग्रोथ की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि 2.1% ये कहते हैं अगले साल ग्रोथ होगी, और आपने इंट्रो में भी कहा कि जी हम मनफी ग्रोथ पे इस साल में जा चुके हैं। तो आप की जो यानी ओवरऑल बैलेंसिंग है, आप कहते हैं 6% इन्फ्लेशन होगी अगले साल, 2.1% ग्रोथ होगी, और फिर आपने जो टैक्सों का टारगेट रखा है वो को 27% रख लिया है। तो ये अनरियलिस्टिक बजट है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं चीजें हो रही, ये सिर्फ बजट के नंबर्स को बैलेंस किया गया। बिल्कुल ठीक। जहां बहुत सारे दूसरे दावे हुकूमत कर रही है, वहां पे एक दावा ये भी कर रही है कि ये बजट टैक्स फ्री है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, पता नहीं जी, ये बहुत ही कैजुअल लोग हैं और इनको अल्लाह ताला कुछ हदायत दें। मैं आमीन। आपको याद करवाऊंगा कि लास्ट ईयर जो बजट पेश हुआ था, जी। वो उस पे इसी जिस वजीर ने बजट पेश किया ये वाला, उसी ने पिछला पिछला भी बजट पेश किया था, क्योंकि मशीर खजाना पेश नहीं कर सकते, वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है। तो उन्होंने फ्लोर पे कहा हुआ है कि हमारे जो टैक्स हमने बढ़ाए हैं 500 रुपये बढ़ाए। आप आज सर्टिफाइड आपको डॉक्यूमेंट्स मिल सकती हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं कि इन्होंने करीबन 735 अरब के टैक्सेस लगाए थे। ये एक्चुअली एक गलत बयानी भी थी, जो कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है। यानी फ्लोर पे अगर आप झूठ बोलें या कोई गलत बयानी करें या कोई गलत स्टेटमेंट दें या गलत नंबर दें, तो वह पूरे हाउस की, पूरी नेशनल असेंबली की, या जिस हाउस में हो, तो उसको उसका प्रिविलेज ब्रीच कर रहे हैं। एक्चुअली इसका बिल्कुल। बड़ा सख्त कॉन्सिक्वेंसेज है अगर आप गलत अच्छा। बयानी करें। तो किसी ने इनसे नहीं पूछा कि जी आपने तो, मैं समझता हूँ कि अगर मेरे साथी ये देख रहे हैं मेरी बात, तो उनको इनसे पूछना चाहिए कि भाई आपने तो पिछले साल 500 अरब कहा था और ये 700 करीबन 35 अरब के टैक्सेस निकले कि आप आवाम को क्यों आपने गुमराह किया, कौम को क्यों गुमराह किया, हमें क्यों गुमराह किया और अपने साथियों को और पार्लियामेंट को क्यों गुमराह किया। अब आ जाते हैं इस बजट की तरफ। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना एक स्टेटमेंट है उनकी दोबारा कि ये बजट टैक्स फ्री है, और मैं बिल्कुल। इसको चैलेंज करता हूं। मैं इसको चैलेंज करता हूं कि ये गलत बयानी कर रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि ये तो बहुत मुखालिफ थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी एक टैक्स है, जैसे एक्साइज ड्यूटी एक टैक्स है, और इसको तो बिल्कुल लगना ही नहीं चाहिए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, हम लेते थे 10 रुपए और 8 रुपए बिल्कुल ठीक। पेट्रोल और डीजल पे, ये कहते थे इसको जीरो करें। अभी ये 30 रुपए और 23 रुपए लेते रहे। ये तो एक हकीकत है। अब आ जाता है बजट के ऊपर। जी। अगर बजट में इन्होंने पिछले साल से जो भी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ये ली, इन्होंने कलेक्ट की,
अगर वो उससे ज्यादा इन्होंने नहीं बजट में रखा कि ये कलेक्ट करेंगे, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि चले बजट में यानी टैक्स, ये वाला टैक्स ज्यादा कलेक्ट नहीं होगा, नया टैक्स नहीं लगाया। ये गलत बयानी के माहिर है भाई। हमारे जो आखिरी साल था हमारा 179 बिलियन 189 अरब रुपया था पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का। पिछले साल इन्होंने यानी जो अभी जून खत्म हो रहा है 30 जून 2020 को जो साल खत्म होगा, इन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हवाले से ये 260 अरब इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे 179 बिलियन जो इनकी तकारीर उठा लें, आजकल तो ये बड़े परेशान है, कहते हैं है कोई ऐसी कोई साइंस जिससे पुरानी तकरीरें सारी दुनिया से गायब हो जाएं ताकि इनको शर्मिंदगी ना हो। क्योंकि नाजी साहब भी वही कहते थे, असद उमर साहब भी वही कहते थे, और एक से एक बढ़ के अपने बड़े बड़े दावे किया करते थे। अभी जो शॉकिंग बात है मेरे लिए कि इन हालात में कोरोना मुल्क में उसकी तकालीफ मौजूद है और आएंगी, और मुल्क में मुआशी पहिया बंद हो चुका है। इसके बावजूद आप इनकी बजट डॉक्यूमेंट्स पढ़े जो मैंने देखी हैं जी, ये पिछले 2 साल के 260 अरब के भी आप उसको भी करीबन आसमान पे लेके जा रहे हैं वो कलेक्शन। ये 450 अरब रुपया इकट्ठा करेंगे। 450 अरब। और ये चले, मैं जैसे कहा ना, अगर पिछले साल ही जैसे इकट्ठा करते, जो हमसे तो ज्यादा था, हमसे तो 81 अरब ज्यादा था, और हमें तो ये हर कंटेनर पे चढ़ के और हर असेंबली के फ्लोर पे हमें वो ताने मारते थे ये इसको बंद करो। अब ये अपने ही 260 अरब के मुकाबले में ये अब 450 अरब इकट्ठा करेंगे। और इसका मतलब है कि ये मुस्लिम लीग नून के अमाउंट से अगर कंपेयर किया जाए तो ये जो बजट अभी पेश हुआ है और इसके जरिए जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इनका जो प्लान है कलेक्ट करने का, वो 270% ज्यादा है। यानी ये है असलियत। तो प्लीज मुझे तो ना बताएं ना कि आपका बजट टैक्स फ्री है। आप अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। पिछले साल भी आपने झूठ बोला कि जी 500 अरब के सिर्फ टैक्सेस लगाए हैं। हमारा कोई साल निकाल ले 5 साल का, कभी हमने 500 अरब के टैक्सेस लगाए या 300 अरब के लगाए हो, या हमारे टैक्सेस जो थे वो 200 अरब के राउंड अबाउट होते थे, 230-40। इन्होंने तो 500 नहीं थे, वो तो एक्चुअली 735 अरब रफली निकले हैं, जो IMF की डॉक्यूमेंट्स में यानी कंफर्म हो चुका है कि इन्होंने 500 के नहीं लगाए थे। तो ये गलत बयानी भी नहीं करनी चाहिए। और मैं इस गवर्नमेंट के इस क्लेम को मैं रद्द करता हूं और इसको मैं नहीं मानता कि जी हमने टैक्स नहीं लगाया। मैंने आपको एक मोटी मिसाल दे दी है। अब मैं नहीं कह रहा, पेट्रोलियम आपके मीडिया में एक ग्रुप में, वो मैं बता देता हूँ, ट्रिब्यून में मैंने पढ़ा मिस्टर शहबाज राणा की रिपोर्ट चंद दिन पहले। उन्होंने क्लेम किया कि इस बजट में 200 अरब के टैक्सेस लगाए गए। मैं खुद नहीं क्लेम कर रहा, मेरे पास तफसील नहीं है, लेकिन इन्होंने उसको नेगेट नहीं किया, इन्होंने उसकी तरदीद नहीं की कि नहीं लग रहे। सो ये इनको पता होगा या शहबाज राणा साहब को पता होगा, लेकिन कौन को तो ये बताएं ना सच क्या है, पार्लियामेंट को बताएं। वो उनका हक है कि इनसे हर चीज उनके साथ सही शेयर की जाए। तो ये टैक्स फ्री बजट की जो है नारा, ये भी गलत नारा है जी। बिल्कुल ठीक सर। पहली बार GDP की शरह नमू -0.4% रही है, पहली बार। इस पर क्या कहेंगे सर? देखें, बस दिल होता है संदेला साहब, ये मुल्क टेक ऑफ कर रहा था। आज भी दुनिया के इंटरनेट के ऊपर दुनिया के तमाम अदारों की, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, ब्लूमबर्ग हो, फोर्ब्स हो, मूडीज हो, स्टैंडर्ड पुअर हो, उस वक्त पाकिस्तान को क्या कहा जा रहा था, पाकिस्तान इज ऑल सेट टू टेक ऑफ। और हम अल्लाह के फजल से 5.8% की ग्रोथ पे पहुंच गए। इन्होंने आने के बाद उसको नंबर्स को थोड़ा सा ऊपर नीचे किया, कोई हमें इतराज नहीं है। वो फिर भी इनके मुताबिक भी 5.53 है, फिर रिवाइज होगा इंशाल्लाह 5.8 पे आएगा। चले मान लेते हैं। अब 5.53% की ग्रोथ को इन्होंने कहा पहले साल कि हम 3.3% हमारी ग्रोथ हुई है। ये एक साल पहले की बात है ना, जब इन्होंने अपनी बजट पेश किया। और कई महीने डाउन द लाइन, चंद हफ्ते पहले, ये कौम को एक इतना बड़ा
यानी इतनी बड़ी खबर देते हैं कि सॉरी, वो 3.3% ग्रोथ नहीं थी, वो तो 1.9% थी ना। हम पहले भी कहते थे कि जो ग्राउंड रियलिटीज नजर आ रही हैं, जो मईशत का हाल नजर आ रहा है, जो जितनी बिजनेस कम्युनिटी बंद हो चुकी है, जितना मईशत का पचा जैम हो चुका है, तो ये 3.3% ग्रोथ वाला तो मुल्क नहीं है। पीपल्स पार्टी ने तकरीबन टेरिटरी 3 में छोड़ा था, 3% प्लस में अपनी जीडीपी ग्रोथ, तो हम ऊपर लेके गए 4 के रेंज में, फिर 5 में आखिरी 2 साल। तो अब इन्होंने खुद कन्फेस किया, कोई ज्यादा देर छुपा नहीं सकते ना ऐसी चीजें। लेकिन इतनी बड़ी अगर किसी और मुल्क में होती तो ये वाहिद काफी यानी एक रीजन थी कि जो लोग वो जिम्मेदार थे उसको कैलकुलेट करने में 3.3% वाले पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के लोग हों या स्टैटिस्टिक्स डिवीजन के लोग हों या दूसरे जो ब्यूरोक्रेट्स दूसरे लोग जो भी हैं या मिनिस्टर शामिल हों, उनसे जवाब उनका लेना जरूरी था और कोई एक्शन होना चाहिए था। सम हेड्स शुड हैव रोल्ड। तो इन्होंने 74% इन्फ्लेट करके जो 1.9 थी उसको इन्होंने 3.3 कॉम को बताए रखा और आराम से आके चंद हफ्ते पहले उसको 1.9 कर दिया। ये तो पहली हमारे लिए यानी परेशान कुन खबर है। दूसरी जो परेशान कुन खबर जो आपने बताई है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। पीटीआई की हुकूमत ने वादा किया था कि जो ये माली रवां साल है जो 30 जून 2020 को खत्म हो रहा है, इन्होंने पिछले साल वादा किया था कि हम मुल्क की माशी तरक्की का पहिया जो है इतना मुनासिब चलाएंगे कम से कम कि इसकी जो जरी और सनती और जो सर्विसेज सेक्टर्स हैं ये मिल के पाकिस्तान को ये 4% ग्रोथ देंगे। ये मैं नहीं कह रही, इनका अपना वादा है पार्लियामेंट में और इनके लास्ट ईयर के बजट की डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अभी ये खुद इन्होंने देख लिया है कि हालात क्या हैं। मार्च तक बिजनेस बिल्कुल नॉर्मल था पाकिस्तान का, मार्च वाई इनकी फेल्ड पॉलिसी, कोई कोरोना वोरोना नहीं था वहां। बिल्कुल ठीक। तो इन्होंने ये अब अनाउंस किया है कि इस साल की जो अभी खत्म होने जा रहा है चंद दिनों में, इसकी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव होगी 0.38%, जो कि राउंड ऑफ करके आपने फरमाया 0.4%। जी 4 जी। ये 1952 के बाद पहली दफा नेगेटिव ग्रोथ में हम गए हैं 68 ईयर्स के बाद ना। ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि मुआशी तरक्की जिस मुल्क में नहीं होगी उस मुल्क में तबाही ही तबाही होगी। बेरोजगारी आसमान पे जाएगी, गुर्बत में करोड़ों लोग दाखिल होंगे, आपको पर कैपिटल इनकम नीचे जाएगी, आप ये मसाइल ही मसाइल होंगे। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कोई उसमें जो करेक्टिव एक्शन नजर आने चाहिए थे इस बजट में मुझे नजर नहीं आ रहे इसको रिवर्स करने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि ना ये प्रो ग्रोथ है बजट, उसके कोई ऐसे मेजर्स नहीं है इस बजट में, ना ये प्रो पुअर है, वो आपके सरकारी मुलाजमी को एक बेहतरीन मिसाल है, ना ये अपना टैक्स फ्री है। मैंने भी आपको तफसील बता दी है कि ये छुपके क्या वार कर रहे हैं इस बजट के जरिए। तो ये जो है ये बहुत ही सीरियस मैटर है और हमें इसके ऊपर बहसियत कौम फौरी तवज्जो देनी चाहिए। ये अगले साल वादा कर रहे हैं कि 2.1%, जैसे पिछले साल 4% का वादा किया, एक्चुअल निकला 0.38% नेगेटिव। अभी अगले साल का ये वादा कर रहे हैं 2.1%। अब मैं आपको यहाँ देखिए, बैनुल-अक़वामी जो होती है ना जी रिपोर्ट्स और उनकी असेसमेंट, वो बड़ी प्रोफेशनल होती हैं मोस्टली। वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है कि ये अभी जो चंद दिन में साल मुकम्मल होने जा रहा है फिस्कल ईयर 20, जिसका ये कह रहे हैं कि 0.38% मनफी ग्रोथ होगी, वर्ल्ड बैंक कह रहा है ये 2.6% मनफी ग्रोथ होगी। मैं समझता हूं कि वो एक काफी एग्जैजरेटेड शायद वर्किंग है उनकी। मेरे जाती राय में जो छोटा सा तजर्बा मेरा है, ये कम से कम 1 से 1.5% मनफी ग्रोथ में खत्म होगा ये साल। ये दोबारा इसको रिवाइज करेंगे अगले बजट से पहले या चंद महीनों डाउन द लाइन कि जी ये 0.38 नहीं, ये 1 से 1.5% एक्चुअली नेगेटिव ग्रोथ है। ये जो ग्राउंड रियलिटीज यही शो कर रही है। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। ये जो फिगर्स आप बता रहे हैं सर एक चीज जो बहुत डिस्कस होती है ना, वो होती है कर्जे कितने लिए, कैसे लिए। हफीज शेख साहब ने फरमाया है कि गुज़श्ता हुकूमत के कर्जों में से
5,000 अरब रुपए कर्जे वापस किए हैं। क्या इस पर आप पीटीआई की हुकूमत को क्रेडिट देते हैं कि इतने ज्यादा कर्जे वापस किए हैं सर? भाई हफीज शेख साहब का और उनकी हुकूमत का बहुत मशकूर हैं हम। उन्होंने मेहरबानी करके हमारे लिए कर्जे वापस किए, और मेरा ख्याल है कि आप पीपल्स पार्टी को राब्ता करें, आप जनरल मुशर्रफ को राब्ता करें कि मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हमने उनके कितने कर्जे वापस किए। ये बिल्कुल ठीक। पार्लियामेंट में वो नंबर्स दे चुके हैं कि जो 20, 13, 18 के दौरान हमने पिछली हुकूमतों के कितने कर्जे वापस किए। तो संदेला साहब, पहली असूल तो ये है कि कर्जा वापस करना को बहुत बड़ा क्रेडिट नहीं है, और उसमें कोई इतनी बड़ी कोई कारकर्दगी नहीं है। ये कौम और मुल्क का अकाउंट होता है, और हर आने वाली हुकूमत माजी के कर्जे अदा करती है। मैं एक सिंपल मिसाल दे देता हूँ कि जब हम आए थे तो हमारे जो बैरूनी कर्जे वो ज्यादा तकलीफ के होते हैं। लोकल तो हम लोकल रेज करके देते हैं, ट्रेडी बिल बेच के, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड बेच के, कमर्शियल कर्जे लेके। बाहर के कर्जे जरा रेज करने भी मुश्किल होते हैं। आपकी जैसी इकोनॉमी थी 2013 में, बाद में तो बहुत हमें कोई मसला नहीं था। तो हमारे पास सिर्फ स्टेट बैंक में $6 अरब थे उस वक्त, जब हमने हुकूमत संभाली मियां नवाज शरीफ की क़यादत में जून 2013 में, और $4 अरब 60 करोड़ सिर्फ IMF के वापस करने। और वो एक वाहिद वजह थी कि पाकिस्तान को ये कहा जा रहा था कि ये मुल्क जो है ये चंद महीनों में, 6-7 महीने का कैलकुलेट किया होता उन्होंने, ये डिफॉल्ट करेगा। क्योंकि पाकिस्तान के साथ कोई भी अदारा उस वक्त जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक, IMF, IFC, IBRD, एशियन डेवलपमेंट, वो नए कर्जे पाकिस्तान को, प्रोग्राम लेंडिंग और सॉफ्ट लोन को कुछ नहीं दे रहे थे। तो वो वर्चुअली ड्राई था हमारी पाइपलाइन। तो वो बड़ा आसान था कैलकुलेट करना, ये चीज ये डिफॉल्ट में जाएंगे और मुल्क डिफॉल्ट डिक्लेयर करेगा और ये बैंकरप्सी की सिचुएशन होगी। तो ये जो कर्जे देते हैं, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सारी हुकूमतें कर्जे देती हैं, और वो कोई नई बात नहीं है। जो इन्होंने कंफ्यूज किया है कौम को भी और बल्कि सारी दुनिया को भी, एक तो कर्जों के हुजम से इन्होंने कंफ्यूज किया हुआ है। अब ये कर्जे जो थे, जो खुद इनकी गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्स हैं, और इस बजट में भी और इकोनॉमिक सर्वे में भी आपको नंबर्स मिलेंगे, इकोनॉमिक सर्वे उठा लें, वो ग्रॉस कर्जे जो थे जब हमारी हुकूमत गई, वो 24,900 अरब थे। अब 24,900 अरब के अगेंस्ट का जो हमारी कानूनी डेफिनेशन है डेट अपना एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेट लिमिटेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, एक्ट जो है, उसके मुताबिक जो अगर कैश होगा आखिरी दिन स्टेट बैंक में, जाहिर हमने कर्जा लेकर तो नहीं खर्च कर दिया, तो वो माइनस करता। हमारे यानी 24,900 अरब के अगेंस्ट 19 अरब स्टेट बैंक में मौजूद था कैश। यानी अच्छा जी, बिल्कुल। अगर आप नेट करें तो 23,000 अरब था। 23,000, आप मेरा मतलब समझे? जी 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 जी। मैं इसको मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, ये चूंकि ये बदनीति से बात करते हैं ना, तो मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ जी। दूसरी बात ये है कि इमरान न्याजी साहब ने कहा था, बड़ी हमारे लिए खुशी की बात थी कि मैं एक तो कहते थे कि मैं कर्जे जो हैं मैं बिल्कुल ही नहीं लूंगा और मैं 10,000 अरब पुराने कर्जे वापस करूंगा। तो कर्जों के हवाले से जो असल डिबेट होती है वो होती है कि किस हुकूमत ने कर्जा किस पॉइंट पे लिया और कितना छोड़ा। बिल्कुल ठीक। रीपेमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, कितना छोड़ा, क्योंकि हम बजट डेफिसिट का मतलब ही कर्जा लेना है, और हम सरप्लस बजट हमने दिया ही नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के वसाइल इतने महदूद हैं। तो ये जो उन्होंने फरमाया, मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि ये 24,900 अरब के जो कर्जे ग्रॉस, मैं 19 अरब जो कैश पड़ा था उसकी बात नहीं कर रहा, वो ये ले गए हैं अब तक 35,200 अरब के। ये 35,200 अरब का मतलब है कि 10,300 अरब इन्होंने कर्जे में इजाफा किया, पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा किया। और अगर इन्होंने हमारे 5,000 कर्जे वापस किए हैं, बड़ी, जैसे मैंने कहा, बड़ी मेहरबानी, इनके बहुत मशहूर हैं, इनको मेरा ख्याल खत लिखते हैं शुक्रिया का, अगर उससे खुश हो जाएं। लेकिन इसका मतलब ये है कि इनको फिर बताना चाहिए था कि भाईजान हमने 10,300 नहीं कर्जे लिए नए, हमने 15,300 लिए हैं, 5,000 मुस्लिम लीग नून के वापस कर दिए हैं और 10,200 अपना इजाफा कर लिया है खुद खर्च करके। तो ये नहीं बताते, ये मजाक है। दूसरा, ये कौम को गुमराह करते रहे हैं। कर्जों के अलावा एक होती है अदायगियां, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, उसमें वो चीजें एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वजारत खजाना वापस नहीं करती। वो जो भी जिनके
कर्जे हैं वही वापस करेंगे, लेकिन वो एक डाटा के तौर पे दिए जाते हैं। वो उसको कहते हैं कर्जे और अदायगियां, लाइबिलिटीज, यानी खासकर एक्सटर्नल के हवाले से वो एक नंबर जरूरी होता है। बिल्कुल ये ठीक। कहते थे जी कि 24,900 ये छोड़ देते थे खान साहब, वो फिगर था 29,800 जब हमने छोड़ा था। ये उसको ड्रम अप करने के लिए, ताकि हायर नंबर में दुनिया को बताऊं, अमेरिका जाके भी और सऊदी अरेबिया भी और चाइना में भी, पूरे जहां भी जाते थे, ये इनकी एक ही रटी हुई फिगर थी कि जी 30,000 अरब पे कर्जों को डुबोगे भाईजान। 30,000 अरब 71 साल का पाकिस्तान में हुआ, आपने कर्जे अदायगियों का फिगर तो अब 42,800 अरब पे ले गए आप, यानी 29,800 के फिगर को ये अब 42,800 अरब पे ले गए, जिसका मतलब है कि इन्होंने करीबन 13,000 अरब का उसमें भी इजाफा कर दिया। अब ये फंस गए हैं। कर्जों की बात करते हैं तो 10,200 में अरब का इजाफा हुआ है इनके अभी तक टर्नओवर में। हमारे 5 साल के इतने कर्जों में इजाफा नहीं हुआ था जितना 2 साल में हुआ है। 5 साल में कर्जों का इजाफा करीबन 9,500 था, और पीपल्स पार्टी का 5 साल में कर्जों का इजाफा करीबन 8,500 अरब था। लेकिन पीपल्स पार्टी अपना बताया कि उन्होंने क्या क्या किया कर्जे लेके। मैं एक लंबी लिस्ट गिनवा सकता हूँ अगले 1 घंटा के हमने क्या क्या किया। इस मुल्क से 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की, इस मुल्क में दहशतगर्दी की जंग लड़ी, कराची से शुरू की, उसके अमन वापस लाने के लिए, रोशनियां वापस लाने के लिए 3 महीने के अंदर अंदर मियां नवाज शरीफ ने ऑपरेशन शुरू किया, और 1 साल के अंदर जून 2014 में एक बहुत बड़ा फैसला किया, जो कि यानी पाकिस्तान की तारीख में ना एक डिक्टेटर कर सका और ना उससे पहली को हुकूमत सियासी कर सकी। वो था दहशतगर्दी के साथ अस्करी क्यादत के साथ मिलकर फैसला हुआ, और मैं उस मीटिंग में मौजूद था कि जी हमने दहशतगर्दी के खिलाफ ज़रब लड़नी है। वो एक कोई सस्ता काम नहीं था, उसके लिए करीबन 100 अरब रुपए की रिक्वायरमेंट थी सालाना, और साल ख्याल थे 1-1.5 साल में ये मामला खत्म हो जाएगा। 4 साल वो चला। तो बात ये है कि हमने उसके अलावा 2500 किलोमीटर की हाईवेज और सड़कें बनाई। हमने लाहौर और कराची को मोटरवे के साथ लिंक किया था कि पूरा मुल्क मोटरवे के साथ लिंक हो, और ये मोटरवे वक्त जरूरत हालत जंग में जी ये आपके जो है जंगी जहाजों के लिए ये एक रनवे बन जाता है। यानी आपके साथ एक सेकंड ऑल्टरनेट आपको कंट्री में लाइन दे दी। जीटी रोड ही सिर्फ था टूटा फूटा। दूसरा ये जंगी आपके इमरजेंसी में ये जंगी जहाजों के लिए ये एक रनवे का भी काम करती है, इतनी स्ट्रॉन्ग सड़क है। हमने कराची के अलावा हमने गवादर से कोयटा, जो लोग 72 घंटे में सफर 3 दिन में पहुंचा करते थे, उनको हमने लेटेस्ट हाईवे देके 12 घंटे का सफर कर दिया। तो बिजली के 11,000 मेगावाट के कारखाने लगा दिए, एलएनजी के 3600 मेगावाट के कारखाने लगा दिए अपने फंड से, क्योंकि इनके धरने ने 1.5 साल चाइनीज सदर की आमद को डिले कर दिया। तो हमारे पास तो चॉइस नहीं थी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने कौम से वादा किया था कि मुस्लिम लीग नून 2018 तक कौम में बिजली के अंधेरों को खत्म करेगी। तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया, और फिर हमें एलएनजी के प्रोजेक्ट्स लगाने पड़े, क्योंकि वो डिले थे कोला के प्रोजेक्ट जो चाइना फाइनेंस कर रहा था, और 2018 तक शायद लोड शेडिंग खत्म ना हो सकती। तो वो जो 3600 मेगावाट थे, उसमें 2400 मेगावाट फेडरल गवर्नमेंट ने लगाए, और 1200 मेगावाट पीएमएलएन की गवर्नमेंट में मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में पंजाब ने लगाया, और उसके उन्होंने एक और लगाया। तो बात यह है कि उससे आज ये हमारे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, और जो सस्ते तरीन यानी करीबन $6.5 लाख पर मेगावाट पे आधी कीमत पे लगे हुए हैं, उनको ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी एक्टिव प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में है। इससे $1 अरब लेना चाहते हैं इनको बेच के। तो जी ये बात ये है कि कर्जे जो है वो कोई मुनाजरा कर ले, कोई इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट चेक कर ले। और इसके अलावा संदेला साहब, कर्जे दुनिया में आपको कोई ये नंबर नहीं मिलेगा अमेरिका के इतने कर्जे हैं, जापान के इतने कर्जे हैं, चाइना के इतने कर्जे हैं। कर्जों की रेलेवेंस देखी जाती है, उस मुल्क की जीडीपी कितनी है, उस मुल्क की जो मजमूई कौमी आमदनी कितनी, उसका कितना फीसद इनके कर्जे हैं, वो एक इंडिकेटर होता है। अब अमेरिका का करीबन 108% के करीब है, जापान का 225 के करीब है, चाइना का 200% के करीब है, मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज का 100% से ऊपर है।
जब हमने छोड़ा तो कर्जों की जो जीडीपी थी वो 72% थी। और इसमें ये माइंड में रखें कि हमारा आखिरी साल अनयूजुअल था। हमने डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड जो अनअवॉइडेबल चीजें थी अपग्रेडेशन के लिए, वो हमने अच्छा खासे अमाउंट खर्च किए, और वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, उसने सेटल होना ही होना था, कम होना ही होना था आने वाले इन 2 सालों में। जो बहुत बड़ी क्रेडिट लेते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत हमने कम कर लिया, वो तीर नहीं चला दी इन्होंने, वो होना ही होना था कम, क्योंकि डेवलपमेंट सीपैक रिलेटेड लोड शेडिंग और पावर के हवाले से प्रोजेक्ट सिक्योरिटी रिलेटेड वो प्रोजेक्ट्स, वो एक टाइम था उसका पेमेंट्स का, जो आखिरी 2 साल थे मोस्टली उन 2 सालों में पेमेंट्स हुई हैं। तो बात यह है जी कि ये जो एक मिथ है कि जी कर्जे हमने बहुत बढ़ा दिए, वो गलत है। इनके अपना अब जो है 72% से ये अब 86% पे जा चुके हैं ऑफ द जीडीपी। और किधर गया वो 10,000 कर्जों की कमी का वादा? वो वादा क्या जो वफा हो गया। और खासकर इमरान नाजी साहब के ऊपर तो बिल्कुल फिक्स होता है। उनकी तो पर्सनैलिटी के साथ वो बिल्कुल यानी बेहतरीन जाता है। आज तक उन्होंने जो बात की पूरी नहीं की। तो मैं ये कर रहा हूं कि ये जो कर्जों का जो एक इन्होंने पाकिस्तान को हर जगह पे बदनाम किया, वो ज्यादती थी। पाकिस्तान को मलाइन किया और पाकिस्तान को हर जगह पे जाके बदनाम किया, और अपनी परफॉर्मेंस का ये हाल है कि 10,000 कर्ज कम करने की बजाय जो वादा किया था कौन से बड़े बड़े अपने कंटेनर्स पे चढ़ के, वो 10,200 अरब से बढ़ा चुके हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये प्रोजेक्शन बना के देते हैं, इंटरनेशनल अदारों को देनी होती, हम भी देते थे। ये कहते हैं जी कि हमारे पुरानी दी थी इन्होंने कि जी हमारे 24,900 वाले कर्जे जो हैं वो 43,000 अरब पे पहुंचेंगे हमारे 5 साल में। ये इनकी पिछली प्रोजेक्शन थी वाई दी में। अभी इन्होंने नई प्रोजेक्शन दे चुके हैं, वो है 47,000 अरब से ऊपर जाएंगे। 24,000 से 47,000 अरब, यानी कॉल और फेल का इतना बड़ा तजाद आपको किसी भी दुनिया के लीडर में नहीं मिलेगा। उसके लिए पाकिस्तान इस वक्त बहुत खुद खफा है। सर, जहां पे आपने इमरान नियाजी साहब के वादों की बात की थी, उनके वादों में एक 2 चीजें बड़ी अहम होती थी, तालीम और जो हेल्थ है, एजुकेशन एंड हेल्थ। मौजूदा दौरे हुकूमत में तालीम के लिए और खास तौर पर जो अभी सूरत हाल चल रही है, सेहत के बजट को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये सूरत हाल बड़ी गंभीर है और बड़ी इस वक्त मुश्किलात से पाकिस्तान गुजर रहा है। और वो कोरोना की वजह से नहीं है, वो मुआशी नाकामी की वजह से है, मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी के फेलियर की वजह से है, इस हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस की वजह से है, इस हुकूमत की मिस गवर्नेंस की वजह से है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि जब हमारी हुकूमत भी थी तो इनके पास एक सूबा था खैबर पख्तूनख्वा। आप उसका देख लें कि जबकि हमने सूबों को उनके शेयर जो था उसको डबल किया 5 साल में, यानी उस जो सूबे 1946 अरब में से हिस्सा लेते थे जितना जब हम आए, उसको हम 3,842 अरब पे ले गए, और उसमें से उनको आप अंदाजा कर लें डबल हिस्सा हो गया सबका। उसके बावजूद मुझे खैबर पख्तूनख्वा में आप दिखा दें कि जो BRT मुकम्मल हो चुकी हो, मालम जबा का मामला ठीक हो, आपको वहाँ एजुकेशन और हेल्थ जो है वो एक आइडियल लगे पूरे मुल्क में, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मॉडल जो है खैबर पख्तूनख्वा का पूरे पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत पे लागू हो रहा है। इनको कोई परवाह नहीं है, ये सिर्फ अपना टाइम गुजार रहे हैं इन नंबर्स के साथ। ये अपने अपने लोगों को वर्चुअली एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। बल्कि शेख साहब ने तो कहा, मैंने देखा, पता नहीं आपने नोट किया कि नहीं किया, जो उनकी ये ट्रेडिशनल है कि बजट से अगले दिन एक हम मीडिया की ब्रीफिंग करते हैं, उनके सवाल जवाब लेते हैं। तो किसी ने जरा इससे चुपते हुए सवाल किए जो आप कर रहे थे अभी। उन्होंने कहा कि ये क्या है बजट, एक कागजों का पलंदा है, आप इसको इस तरह ना लें। मैं हैरान हो गया कि कागजों का पलंदा नहीं है, ये पाकिस्तान के कौम की अगले साल की तकदीर है। ये पाकिस्तान के कौम के अगले साल की मुआशी तरक्की का एक रोड मैप है। ये पाकिस्तान में अगले साल की आमदनी कैसे इकट्ठी होगी, अखराजात कितने होंगे, ये उसका एक अक्कासी है। पाकिस्तान में GDP को बढ़ाने के लिए आप कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और कितना खर्च करेंगे, ये उसकी अक्कासी करता है। पाकिस्तान को दिफाई तौर के ऊपर मजबूत बनाने के लिए आप क्या और किस जगह पे कितना खर्च करेंगे, ये उसकी अक्कासी करता है।
यहाँ तो यानी वो तो इसको कागजों का पलंदा कह गए, या तो वो होश में नहीं थे ये कहते हुए, कजी इसको छोड़े। तो वो या फिर उनको शायद ये गुस्सा था कि वो उन्होंने बजट पेश नहीं किया, बनाने में तो जाहिर उनका हाथ मेन होगा बीच में मिलके, लेकिन उनको फिर तौफीक बेचारों को नहीं मिली, कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं बजट अनाउंस कर खुद पेश कर सके। तो मैं तो इनकी नॉन सीरियसनेस से बड़ा परेशान हूँ अपने पाकिस्तान के हवाले से कि ये क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। ये कतन काफी नहीं है जी उसकी, बल्कि ये तो माजी से भी कम है, इनके अपने जो पिछले साल को कंपेयर कर लो उससे भी कम है। तो ये लगता है कि मजीद ये मुल्क में जहालत और तालीम की कमी करना चाहते हैं, ये मजीद मुल्क में सेहत के हवाले से ये यानी कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। इन्होंने पीछे बयान दिया था इनके बड़े बड़े वज़रा ने और जो सेहत के इनके अफलातून है कि जी PMLN की हुकूमत में तो कोई हेल्थ के लिए काम नहीं हुआ, हमने इतनी लंबी लिस्ट दे दी दर्जनों की, ये दर्जनों हॉस्पिटल अपग्रेडेशन नए बने तो कोई जवाब नहीं उसके बाद। तो ये तो जी हवा में सियासत करते हैं, इनको क्या कहना, लेकिन ये कौम का हक है कि और हमारे ये फंडामेंटल राइट्स में है, आईनी राइट है हर पाकिस्तानी का, उसकी तालीम और उसकी सेहत जो है वो कौम का हक है, और इसकी तरफ इनको जितनी तवज्जो देनी चाहिए थी वो नजदीक नजदीक भी इस बजट में नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर। सर किसी भी दुनिया के मुल्क का जब बजट बनाया जाता है ना, तो उसमें बजट को बनाते वक्त आमदनी और अखराजात को मद्देनजर रखकर बनाया जाता है। क्या मौजूदा बजट जो है और इसी तनाजर में बनाया गया आमदनी और अखराजात को देखकर? न्याजी साहब की तकरीरें सुना करें निकाल के ना जी, आपको पता चलेगा। वो कहते थे मैं इस मुल्क का, जब हमारा आखिरी साल था और हमारा जो 3,842 अरब इकट्ठा हुआ, लेकिन अप्रैल, मुझे याद है अप्रैल 2018 में लाहौर में मीनार पाकिस्तान के साय में जलसा किया उन्होंने और फरमाया कि इन्होंने तो टैक्स नहीं इकट्ठा करना आंदा, मैं तुहानू टैक्स इकट्ठा करके दिखावांगा, एक साल में 8,000 अरब इस कौम से इकट्ठा करके दिखाऊंगा। नारी साहब जागे, कितना इकट्ठा कर लिया अब तक? हमारा आखिरी साल 3,842, PTI का पहला साल, हम इंतजार करें 8,000 अरब होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको मुबारक देंगे, क्योंकि मसाइल बहुत हल हो जाएंगे, एजुकेशन में भी खर्च हो सकेगा, हेल्थ में भी खर्च हो सकेगा, मुल्क की दफा भी मजीद मजबूत हो सकेगा, और हम तरक्की के प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, मुआशी पैदावार तेज होगी, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे। तो निकला क्या, 23 साल के बाद ये बस ऐसी ऐसी हिस्ट्री कायम कर रही है, नई नई हिस्ट्री कायम कर रही है। जैसे GDP 68 साल के बाद पहली दफा मनफी, 60, तो बिल्कुल। टैक्सेस की कलेक्शन 23 साल के बाद पहली दफा पिछले साल से कम, हमसे कम, यानी 3,829 अरब, और 13 अरब कम, यानी तो 23 साल के बाद नया रिकॉर्ड कायम कर दिया, GDP में भी कर दिया कमी में ला के पिछले साल से, और इधर भी कायम कर दिया कि जी पिछले साल का रेवेन्यू मैच नहीं कर सके, 8,000 की तो ख्वाब ही थी। चले इस साल में बड़ी यकीन थी कि चले गलती हो गई, आए थे तो बहुत ज्यादा अभी तैयारी नहीं कर सके थे, वैसे तैयार होकर आना चाहिए हुकूमत में आए तो। इस साल 5,500 से शुरू करते हैं, करते 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 नीचे आते आते ये 4,400 500 पे आ जाते हैं, और अभी हमें ये बुरी खबर सुना देते हैं कि जी ये जून में जो साल खत्म हो रहा है, इस साल के टैक्सेस 3,908 अरब होंगे। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 3,842 अरब पे टैक्स कलेक्शन छोड़ी FPR की, इनके टैक्स कलेक्शन होगी पहले साल -13 बिलियन, इस साल 3,908, 66 मिलियन, विच इज नथिंग। ये तो इनकी आमदनी का हाल है। 2 साल तो गुजर गए और 8,000 की जो पब्लिक में इतने बड़े सीक्रेट जगह पे मीनारे पाकिस्तान के नीचे वादा था कि मैं 1 साल में आपको करके दिखाऊंगा, वो तो वादा तो हो गया गायब। तो अभी जो अगला साल भी रख रहे हैं ये, वो भी जेरे बहस आ सकता है, क्योंकि
उम्मीद नहीं है, इन्होंने अभी अगला साल 4,970 रखा है कि हम टैक्स इकट्ठा करेंगे। ये है 27% इजाफा इस साल से। हमारा एक थंब रूल होता है वो है कि आपकी जीडीपी कितनी बढ़ेगी अगले साल, ये कहते हैं 2.1। इन्फ्लेशन कितनी होगी, ये कहते हैं 6%, ये हो गया 8.1%। तो अगर ये है, आप कहते हैं हमने टैक्स कोई नहीं लगाया, तो फिर तो आपके टैक्स सिर्फ 8% बढ़ेंगे। 8% का मतलब है कि करीबन 300 अरब के करीब, 300-325। तो ये जो बैलेंस है 730 अरब का जो रह जाएगा, वो कौन पूरा करेगा? कि हम फिर हमें खुदा ना खास्ता अगले साल इसी तरह जून में फिर पता चलेगा कि ये और मजीद तबाही हो गई है। तो आमदनी का तो हाल बहुत बुरा है। पहले साल में -1%, दूसरे साल में करीबन मैच कर रहे हैं 66 बिलियन का सिर्फ इंक्रीज हमारे मुकाबले में। अब आ जाते हैं अखराजात पे। बड़े बड़े दावे थे, 2 मुलाजिम रखूंगा, 2 गाड़ियां रखूंगा, क्योंकि एक गाड़ी को सिक्योरिटी की वजह से कहते हैं नहीं रह सकते, और अखराजात को बिल्कुल खत्म कर दूंगा जी, भैंसे भी बेच दूंगा और दूध के बगैर फिर चाय पीऊंगा और गाड़ियां भी बेच दूंगा। उस सब के सब मामला है ना, वो सारे फ्रॉड थे और सारे पब्लिक गिमिक्स थे। ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो करंट एक्सपेंडिचर है, जिसे कहते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर फिर वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऐड होता है, फिर टोटल एक्सपेंडिचर, ये हमने 4704 अरब हमारा आखिरी साल था, 4704 बिलियन। ये 2 साल में जिन्होंने 2 भैंसे, अपना 2 मुलाजिम और 2 गाड़ियों के साथ गुजारा करना था, और तमाम एक्सपेंडिचर जो है 20 की काबीना होनी थी, वो 6372 अरब पे जा चुका है। यानी इसका मतलब है कि ये 35% ज्यादा अखराजात इन्होंने किए हैं देन मुस्लिम लीग नून। ये आपका असल मसला इधर है संदेला साहब। आमदनी में ये हमारे मुकाबले से बढ़ा नहीं सके। पहले साल -1%, इस साल +2%। और जो असल मामला है अखराजात को, जो कहते थे कि हमने तो इसको बैनिश कर देना है, और दैट वुड बी वंडरफुल कि आमदनी 8000 हो जाती, अखराजात फ्री हो जाते, तो वाह वाह, फिर तो आज हमारा मुल्क बहुत अच्छा डायरेक्शन ले चुका होता। तो ये मसला जो है, ये 35% अखराजात में इजाफा हुआ है। तो इसके नतीजे में हम जो उधार लेके मुल्क चला रहे हैं, जिसको बजट खसारा कहते हैं, उसकी पोजीशन बहुत खराब हो गई है। हम 2260 अरब हमारा आखिरी बजट खसारा था, 2260 अरब। ये साल जो इन्होंने अभी खत्म किया है, इनका खसारा है 3916 अरब। ये इनके अपने नंबर हैं, अपने नंबर नहीं कोट कर रहा। 3916 अरब इनका बजट डेफिसिट है, जिसका मतलब है कि इन्होंने बजट डेफिसिट में, जो कि 6.6% था, उसको ये करीबन 9.1% कह रहे हैं। मुझे है कि रिवाइज नंबर में और बढ़ेगा। ये फाइनल नंबर्स नहीं होते जो बजट में देते हैं, करंट बाकी हैं, तो अकाउंटिंग रिकंसाइल होते होते अगर ये नंबर्स भी ले लिए जाएं, तो इनका बजट खसारा 40% हमसे ज्यादा है। तो किस तरफ जा रहे हैं? ये आपको रिफ्लेक्शन मिल रही है इनके कर्जे लेने में। तो अखराजात में हम लेते थे अगर 5-6 अरब रोजाना, तो ये लेते 18-19 अरब रोजाना, 18-19 अरब रुपया रोजाना। और कौन से माफी भी नहीं मांगते कि हम ऐसे ही नवाज शरीफ की हुकूमत को बुरा भला कहते थे, वो तो हमसे बहुत ज्यादा फरिश्ते थे, अब तो आप हमें माफ करें, वो तो ठीक चला रहे थे। ये तो कहना चाहिए ना। एक दो चीजों में इन्होंने झूठ लिया है। पहले कहते थे सीपैक जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, कर्जे हैं, कंटेनर पे चढ़ के तकरीरें होती थी। ये कर्जे जो हैं, ये 8% पे पाकिस्तान सूद अदा करेगा। अब शुक्र है कि जब आलमी अदारों के साथ डील करना पड़ा, तो मेरे दोस्त असद उमर को ये कहना पड़ा कि जी इसकी एवरेज कॉस्ट 3% है, और ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये कर्जे नहीं है। तो बात ये है कि उसमें थोड़ा सा कंपोनेंट है कर्जों का। 3 अरब है ग्वादर के लिए कर्जा जो हुकूमत ने लिया हुआ है सीपैक के पूरे अमाउंट से, और 2.9 अरब है जो लाहौर से कराची मोटरवे है उसकी एक सेगमेंट के लिए, मुल्तान सर्कल, ये करीबन 6 अरब क्या, और 6 अरब रेलवे के लिए था जो अभी तक यूज नहीं हुआ। लेकिन अभी मैंने खबर पढ़ी है
कि ये ML1 यूज शुरू करने लगे हैं और $7 अरब का प्रोजेक्ट है, ये वही है जो हमने नेगोशिएट किया था। तो 6 अरब जो है वो 7.2 अरब की बात हो रही है, सिर्फ 12% उसमें भी नुकसान इन्होंने पाकिस्तान का कर दिया डिले की वजह से। तो जी ये जो मामला है ना संदेला साहब, इस तरह ये कंट्री ये इस तरह चल नहीं सकता ज्यादा देर, ये मुकम्मल नहीं हो सकती इकोनॉमी। जो ये खेल खेल रहे हैं और जो तबाही ये कर रहे हैं, इनको एक ही बात आती है कि जी हमें तो पिछली हुकूमत से ये सारा विरसे में मिला है, तो यार बस कर दो ना विरसे ही चुन तुसी हूं तुसी अपना भी कुछ दिखाओ। ये विरसे वुरसे में इनको कोई ठीक गलत बात नहीं मिली। पाकिस्तान की तारीख में जब भी कोई नई हुकूमत आई है उसके मुआशी इंडिकेटर्स उठा लें बिल्कुल और ठीक। उसको आप कंपेयर कर लें तमाम हुकूमतों को। मैं चैलेंज करता हूं, PTI की हुकूमत को विरसे में बेहतरीन मईशत मिली थी। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। बेहतरीन ग्रोथ 5.8, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट 6%, लोएस्ट इन्फ्लेशन 4%, स्टॉक मार्केट बूमिंग। वो 17-18 के दरमियान मियां साहब के जाने की वजह से उसमें एरेटिक थोड़ा सा हुआ था, स्टिल इट वाज वन ऑफ द बेस्ट। करेंसी है 115 रुपए, सारे का सारा पकड़ के बेड़ा गर्क कर दिया सारे निजाम का ही आके गलत तजर्बे करके अपना जस्ट हिट एंड ट्रायल। IMF जाएंगे नहीं जाएंगे, ये काम करेंगे नहीं करेंगे, इंटरेस्ट रेट 13.25 में रखेंगे, रुपया जो 165 में लेके जाएंगे, तो यही तबाही होगी जो नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक। जी बिल्कुल। तो वो आप दूसरी जो हुकूमत होती है ना उसकी तारीफ करना काफी मुश्किल काम होता है। तो ये असेंबली में पीपल्स पार्टी के एक एमएनए थे, वो कह रहे थे कि इमरान खान को वन ऑफ दी पाकिस्तान की बेस्ट गवर्नमेंट मिली थी। मतलब नून लीग की गवर्नमेंट की तारीफ पीपल्स पार्टी के वजीर कर रहे थे कि इमरान खान को वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट मिली थी जो गवर्नमेंट नहीं, इस इकोनॉमी। गवर्नमेंट इकोनॉमी का सर, मतलब है इकोनॉमी, वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी सर, इकोनॉमी। मैं भी जी ये बिल्कुल मैंने भी संदेला साहब मैंने भी ये अर्ज किया है ना, कोई बिल्कुल कोई एक्सपर्ट बैठ जाए और आप सारे इंडिकेटर्स निकाल लें। हर हुकूमत जब नहीं आई है उसको क्या मिला है? PTI की हुकूमत को बेहतरीन इंडिकेटर्स मिले थे और ये वो मुल्क था उस वक्त जिसके लिए कहा जा रहा था कि जिस तरह ये मुल्क चल रहा है इसकी चंद सालों में 20-30 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी 20 मईशतों में शामिल हो जाएगा, ये मेंबर होगा G20 का। और आज इनकी 2 साल की परफॉर्मेंस के बाद लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान दुनिया का जो है वो 54th मुल्क होगा मुआशी साइज के हवाले से। क्या ये हमारे लिए परेशानी का बायस नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सर, इस तरह ही है, इस तरह ही है सर, इस तरह सर जो जिसे हम कहते हैं कि आमदनी और जो अखराजात होते हैं इसमें जो फर्क होता है वो बजट खसारा कहलाता है। मौजूदा हुकूमत का बजट खसारा कितना है और पाकिस्तान को आइंदा साल में आप इस हवाले से कहां देख रहे हैं? नहीं, मैंने तो अर्ज किया ना अभी आपको कि ये इनका जो 6.6% हमने बजट सारा छोड़ा था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर था, डेवलपमेंट सिक्योरिटी के बेपनाह रिक्वायरमेंट्स थी और वो पे की हमने अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बावजूद 6.6% था और ये उसको करीबन 9.1% खुद कर रहे हैं, लेकिन करीबन 9.5% है। तो ये 2260 अरब को ये करीबन 2916 अरब पे ले गए और अगले साल ये कह रहे हैं जी हम 7% करेंगे और 4,963 ये होगा। लेकिन इनका नंबर रियलिस्टिक नहीं है। ये इस साल 9.5 के करीब होगा, अगले साल ये 7% की बजाय ये 9-10% पे दोबारा होगा, क्योंकि ना इनकी पॉजिटिव GDP जो है, रीजंस कोई नहीं है, बजटरी मैयर्स कोई नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज कोई नहीं है, मईशत का पहिया चलता नजर नहीं आ रहा। तो ये किधर से ले आएंगे यानी 2.1% ग्रोथ? वर्ल्ड बैंक तो कह रहे हैं अगले साल भी ये 0.2% नेगेटिव होंगे। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ऑफिशियल है, आप खुद देख सकते हैं जाके अपना गूगल करके कि पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहा है अगले साल का जो बजट पेश हुआ है। तो ये अनफॉर्चुनेट है जी। ये बजट हमें आमदनी के हिसाब से, कहते हैं ना चादर के हिसाब से अपने पांव फैलाने चाहिए। ये हमें बातें करते थे, लेकिन अल्लाह के फजल हम तो एक रीजनेबल पैरामीटर्स में थे अल्हम्दुलिल्लाह, और दुनिया भी उसकी तारीफ करती थी और मुल्क भी आगे जा रहा था और रोजगार भी बढ़े थे। लोग जो है गुर्बत की लकीर से भी 6% निकल आए थे, करीबन 13-14 मिलियन। तो वर्ल्ड बैंक की अगेन रिपोर्ट हमारी नहीं है। तो ये तो हर लिहाज से इन्होंने तबाही कर दी है जी मुल्क में। अल्लाह ताला खैर करे। इन्होंने तो जैसे मैंने अर्ज किया कि इन्होंने करीबन 40% जो है वो बजट का खजाना बढ़ा दिया है, विच मीन के 40% कर्जे ज्यादा लिए जाएंगे मुस्लिम लीग नून से एटलीस्ट।
सर 2 साल में जो जीडीपी 5.8 से गिरी है, इसका फीकस आमदनी पर क्या असर देख रहे हैं सर आप? देखिए संदेला साहब, वो तो नेचुरल है। हमारी जीडीपी जो थी 315 बिलियन डॉलर पे मुस्लिम लीग नून ने छोड़ी। इन्होंने 2 साल में उस जीडीपी को 315 बिलियन डॉलर की जीडीपी को 264 बिलियन डॉलर पे ले आए। ना दिस इज अनयूजुअल। भाई छोटी मोटी इंक्रीज करते हैं, कम तो नहीं होने देते ना। बिल्कुल ठीक। और उसमें 51 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया पाकिस्तान की मजमूई कौमी आमदनी में, जीडीपी में 51 बिलियन डॉलर्स। आप अंदाजा करें, 160 रुपए का डॉलर है, ये करीबन 8,000 अरब रुपए से ज्यादा पाकिस्तान को दिए। एक ही इन्होंने टीका लगा दिया नुकसान का इसकी वजह से। तो जब आपकी कौमी मजमूई आमदनी कम होती है संदेला साहब, आपको भी, आपके व्यूअर्स को भी क्लियर अंदाजा है, तो आपकी फिर जो है ना फीका आमदनी, जिसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं, वो ऑटोमेटिकली नीचे जाती है। हमने 5 साल में फीका आमदनी को करीबन 318 डॉलर के बढ़ा के हम उसको ले गए थे 1652 डॉलर पे जब पीटीआई आई। इन्होंने 2 साल में फीका आमदनी को करीबन 297 डॉलर से कम करके, तो ये उसको ले हैं 1355 पे। किस किस चीज का रोना रोएंगे। हमने 24% फीका आमदनी बढ़ाई थी जहां से हमने उठाया था। ये 2 साल में 18% उसको नीचे ले गए। बाकी रहती खंदी कसर आने वाले साल ही पूरी ना कर दें, अल्लाह न करे। अल्लाह ना करे सर, अल्लाह ना करे, बिल्कुल सर, अल्लाह ना आमीन। करे। आमीन। सर ये मौजूदा जो हुकूमत है, जब ये इक़्तिदार में आई थी तो 1 करोड़ नौकरियों का नारा लगाकर इक़्तिदार में आई थी, लेकिन यहाँ तो लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे सर? बस ये बड़ी बदकिस्मती है। मैंने भी देखा कि 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर शायद उन्होंने 50 लाख घर गिराने हों और 1 करोड़ नौकरियां खत्म करनी हो, जो कि अब लग रहा है। ये मेरा ख्याल है 1 करोड़ नौकरियां देने के बजाय वो खत्म किसी करना खास है। हालत में नई नौकरियां देने की बात कर गए हैं। उनका मतलब ये था कि 1 करोड़ नौकरियां हम खत्म करेंगे और 50 लाख घर गिराएंगे। मैं ये घर गिराना मीन के आप 50 लाख घराने को बिल्कुल तबाही तबाही में धकेल देंगे ना। मैं आपको मिसाल देता हूँ। जी हमारे जमाने में जब हमने छोड़ा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिसे कहते हैं, जी जी यानी जो बेकार बेरोजगार जी जी, लोग हैं उनकी संख्या बेरोजगार क्या है, लोग सर। हमारी 5.8% थी। ये 2 साल में उसको 8.5% पे ले गए। ऑलमोस्ट डबल। और ये 47% जी, और ये करीबन 47% का इजाफा है। 5.8 से 8.5% पे ले गए हैं। करीबन 47% का इजाफा किया इन्होंने इसमें। और करीबन 80 लाख से 1 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। हमने बाहर निकाले थे करीबन 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 40 लाख, 6% ऑफ द पॉपुलेशन। इन्होंने उसमें कंजर्वेटिव फिगर 80 लाख है, लेकिन अब वो 1 करोड़ की करीबन एस्टिमेट हो रहा है। जिस तेजी से तबाही हो रही है पिछले चंद महीनों में, तो ये 1 करोड़ की बात हो रही। और इसी तरह जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ये खुद हुकूमत कह रही है और मलबा डालिए कोरोना पे कि जी 12 से 19 मिलियन, यानी 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 90 लाख के बेरोजगार होने का खदशा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पीटीआई की हुकूमत का इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। तो जरा पढ़े उसको। और ये साथ कह रहे हैं कि 56.9%, यानी पाकिस्तान की 57% आबादी जो है वो सोशली और मुआशी तौर के ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट होगी। ये मैं नहीं कह रहा, मैं इकोनॉमिक सर्वे इनके इनके अभी जो इनके पेश किया ना पिछले हफ्ते, जी उसकी बात कर रहा हूँ संदेला साहब। तो हम ये, इनको तो कोई परवाह नहीं लगती, कुछ नहीं है, जैसे को बस जो होगा देखा जाएगा। तो ये बड़े बड़े हालात बहुत मखदूश है, बहुत तकलीफ दे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर ये बहुत सारे दावों में हुकूमत का एक दावा ये भी है कि जरा मुबादला के 16 अरब डॉलर से जायद के ज़खायर मौजूद हैं। सर इसमें क्या हकीकत है?
तो ये किसी के सर पे एहसान तो नहीं है ना यार संदेला साहब। ये जब हम आए थे जी सर। तो 11 अरब के ज़खायर थे पाकिस्तान में 2013 में। ठीक 6 है। अरब थे स्टेट बैंक के पास, 5 अरब थे उस वक्त कमर्शियल बैंकों के पास। ये कमर्शियल बैंकों के पास 1999 से पहले कुछ नहीं होता था। जो आप पाकिस्तान में डॉलर आता था, चाहे आपके जाती फॉरेन करेंसी अकाउंट में आए या आपको और आपके कोई हो, तो ये सारे का सारा स्टेट बैंक को सरेंडर करना होता था। तो वो जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर बना तो हमने एक उसका सर्कल का नाम ही है FE25, फॉरेन एक्सचेंज सर्कल 25। तो ये एक तो हमने रुपए को, पहले हमारा रेट पैग होता था, हुकूमत फैसला करती थी कि इसको कितना होना है नहीं होना, तो उसको हमने मार्केट मैकेनिज्म पे उसको हम ले गए। इंटरबैंक मार्केट रेट डिटरमिन, इंटरबैंक करेगी डिटरमिन रेट को। ऑब्वियसली उसमें कुछ होल्डर्स प्रॉफिटियर जब वो एक शफून मारने की कोशिश करते हैं तो उसमें तो हुकूमत का फर्ज बन जाता है कि उसको कंट्रोल करे, रोके, क्योंकि स्पेकुलेटर्स को तो कोई इजाजत नहीं है किसी भी कानून और आइन में कि वो आपकी किसी भी चीज को, मुल्क की, वो चाहे असासे हो या मुल्क की करेंसी हो या मुल्क की कोई और अदारा हो, उसको वो नुकसान पहुंचाए। तो ये हमने फिर उस वक्त वो जो FE25 है उसके तहत बैंकों को इजाजत दी कि वो ऐसे सब्सटेंशियल अमाउंट्स अपने पास रख सकते हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा, और एक छोटा पोर्शन सिर्फ स्टेट बैंक को सरेंडर करें, 75-25। तो उस जमाने से फिर ये जो उससे पहले रिजर्व का एक ही फिगर होता था, वो जो कि सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक का होता था। मैं 99 की बात कर रहा हूँ। तो 99 जो मैंने ये इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में वजीर आजम नवाज शरीफ की अप्रूवल से, काबीना के अप्रूवल से, तो उस वक्त से हमने फिर कमर्शियल बैंक्स को ये इजाजत दी और साथ हमने ये जो है रेट को इंटर बैंक में डाल दिया कि ये डिटरमिन करेगा रेट। तो इसलिए अब दो फिगर होते हैं, एक स्टेट बैंक के पास कितना है, कमर्शियल बैंक के पास, दिस इज योर नेशनल रिजर्व्स। बिल्कुल ठीक। वो 11 बिलियन थे जब हम आए। जब हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को टेक ऑफ किया तो ये 2016-17 के दरमियान तो 24 बिलियन पीक किया इन्होंने, जो कि पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट पीक है। उससे पहले जो हाईएस्ट पीक थी वो 16-17 बिलियन की है पाकिस्तान की तारीख में। बिल्कुल ठीक। फिर हम उसको, जाहिर प्रेशर थे और पेमेंट्स थी, और वो हमारा जो जून 17 का क्लोज हुआ वो था 21.4 बिलियन डॉलर। करीबन 16.4 बिलियन जो था वो था स्टेट बैंक के पास, बिल्कुल ठीक। और 5 बिलियन के करीब था कमर्शियल बैंकों के पास। ठीक है जी। अब हालात आपको पता है, जो ड्रामे लगे थे पाकिस्तान में, डॉन ड्रामा, पनामा ड्रामा, मियां नवाज शरीफ को का कामा ड्रामा, उनको निकालने के लिए। तो ये प्रेशर्स के बावजूद, मुस्लिम लीग नून की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेमेंट्स के बावजूद, सिक्योरिटी डेवलपमेंट के लिए हमने इस मुल्क के रिजर्व जो थे जब छोड़ा तो 16.4 बिलियन डॉलर, यानी करीबन 6 बिलियन बैंकों के पास और 10.4 बिलियन स्टेट बैंक के पास। तो अब मुझे हफीज शेख साहब ये बता दें कि किस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। टोटल मुल्की ज़खायर जो हैं, जो लेटेस्ट नंबर है मई 2020 हुकूमत ने जो दिया है वो 16.9 बिलियन डॉलर है। बिल्कुल ठीक। जिसमें 6 से ज्यादा जो हैं वो कमर्शियल बैंक्स के पास है, और करीबन 10 से ज्यादा, ये हमारे साथ फ्यू $100 मिलियन के साथ साथ हमारे साथ मिलते जुलता फिगर है। बिल्कुल ठीक। लेकिन जो बताने वाली बात है, इस स्टेट बैंक के रिजर्व में 3 बिलियन टेम्पररी डिपॉजिट सऊदी अरेबिया का है, $2 बिलियन टेम्पररी डिपॉजिट यूएई का है, आधा बिलियन टेम्पररी डिपॉजिट कतर का है, हॉट मनी का आधा बिलियन है जो इन्होंने 13% पे पहले बोरो किया और अब वो रेट नीचे गया तो भाग गए, 3.7 बिलियन था ओरिजिनल, और चाइना का स्वाप है। हमारे हमारे रिजर्व में तो ऐसी बात नहीं थी, ये इस तरह के टेम्पररी डिपॉजिट नहीं थे। तो ये सोच समझ के लोगों से गलत बयानी करें या लोगों को गुमराह करें, आफ्टर ऑल हकीकत जो है वो हम भी बैठे हैं और हम भी देख रहे हैं, और ये हमारा फर्ज है और हक है कि हम रिकॉर्ड के ऊपर तमाम हकायक रखें। कौम को पता होना चाहिए, इवन अगर इनका नंबर हमारे साथ 300-400 मिलियन
कि करीब करीब भी है, तो हम आपको बता रहे हैं कि 3 + 2 + आधा मैंने अभी गिनवाया है। जी जी। तो ये जो अपना 6 बिलियन और फिर स्वाप जो है, ये निकाल दें तो फिर इनके असल रिजर्व किधर हमारे मुकाबले में है। तो ये तो मुकाबला है ही नहीं जी। चले बहरहाल, वो बादशाह हैं जो चाहते हैं वो कह देते हैं, जो बिक सकता है बेचने की कोशिश करते हैं, नहीं लोगों को तसल्ली देते हैं। वो कभी कहते हैं 5,000 अरब हमने मुस्लिम लीग नून का कर्जा अदा कर दिया, विदाउट टेलिंग कि भाई वो तो नॉर्मल बिजनेस है, सारी हुकूमतें करती हैं, हमने भी किया। तो ये उसी तरह का नंबर है जी। बिल्कुल ठीक है। अवाम की तरफ जब आपने कहा कि अवाम को ये मतलब कर लें, तो अवाम का एक सवाल है, वो बिल्कुल मैं बहुत ज्यादा अवाम का वो मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में सर आपसे करूंगा। सर, डॉलर के मुकाबले में रुपए की काफी कमी हुई, और ये इसलिए किया गया था, ये इसलिए किया जाता है कि बरामदात में इजाफा हो। पिछले 2 साल में और आने वाले वक्त में बरामदात में कितना इजाफा हुआ है, और आगे आने वाले वक्त में क्या देख रहे हैं सर आप? देखें, ये एक बुकिश थेरी है, किताबी थेरी, जिससे मैंने कभी इतफाक नहीं किया। मैंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, अपने ग्रेजुएशन में भी और अपने हायर एजुकेशन में भी इंग्लैंड में। ये पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज के साथ ये थेरी काम नहीं करती है। हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लसेस नहीं है। हम ऑर्डर लेने के बाद हमारे एक्सपोर्टर भाई बहनें जो है वो फिर एक्सपोर्ट की तैयारी करते हैं। बिल्कुल ठीक। दूसरा, हमें कंस्ट्रेंट माइंड में रखना है कि हमारी एक्सपोर्ट्स में भी करीबन 60 से 65% इंपोर्टेड कंपोनेंट शामिल होता है। अगर आपका रुपया स्टेबल नहीं होगा, डिवैल्यू होगी, तो उसकी कीमत ऊपर जाएगी, आप फिर नॉन कम्पिटिटिव होंगे। तीसरी बात जो है कि हमने जब IMF का प्रोग्राम खत्म कर लिया, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन थे, हाई गोस्ट डेकेड्स में बेहतरीन, टैक्स कलेक्शन डबल अल्हम्दुलिल्लाह, इंटरेस्ट रेट मिनिमम 40 साल में, इन्फ्लेशन लोएस्ट, स्टॉक मार्केट बूमिंग। तो हमने IMF को जब खुदा हाफिज कह दिया फॉर गुड, हमारी तरफ से हमेशा के लिए खुदा हाफिज था, तो हमने फिर एक्सपोर्टर्स की जो प्रॉब्लम थी उसको हमने डील किया। उनको सितंबर के एंड से लेके दिसंबर के एंड तक हमने एंगेज किया। पूरी वो बड़ी लंबी चौड़ी वर्किंग थी। हर एक्सपोर्टर्स की एसोसिएशन हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो लेदर की होगी, टेक्सटाइल की होगी, जो चीज धान की चीजें उसकी हैं, बहुत ज्यादा दर्जनों है उनकी एसोसिएशन। सबके साथ बैठे, रेगुलर मीटिंग्स की, और आखिर में ये कैलकुलेट हुआ कि जी अगर 180 अरब रुपए का पैकेज देते हमें, यानी $1 के साथ करीबन 10 रुपए एवरेज, किसी पे 9 था, किसी पे 10 था, किसी पे 11 था, 3 इसके रेंज थी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। वो डिपेंड करता ना इनपुट्स क्या हैं, उसके ऊपर टैक्स जो है वापस करने थे ना जी, रिफंड देने। बिल्कुल ठीक। तो 10 जनवरी 2017 को मियां नवाज शरीफ साहब ने 180 अरब रुपए का पैकेज दिया उन एक्सपोर्टर्स को, और उन्होंने कैबिनेट रूम में, अगेन मीडिया की लाइब्रेरीज में मौजूद होगी वो मीटिंग, उन्होंने डेस्क पे जाए और मियां नवाज शरीफ शुक्रिया अदा किया। उनके साथ शर्त क्या तय हुई कि हम आपको 5 महीने देते हैं मार्केट कैप्चर करने के लिए। अगर आपकी मार्केट्स को लूज हो गई है, क्लाइंट चले गए, कीमत आपने चुके अब बेहतर होगी आपकी, आप कंपीट कर सकते हैं। 1 जुलाई 2017 से आपको मिनिमम 10% ग्रोथ देनी होगी एक्सपोर्ट्स में, और कोशिश करें 15 एक साल में। उन्होंने एग्री किया। मियां साहब जुलाई में चले जाते हैं। अगस्त 2017 में शायद खान भाई साहब वजीर आजम के तौर पे मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसको जरा मेहरबानी करें, इसको मजीद बढ़ा दें, पूरा पैकेज एक और बना के लाए एक्सपोर्टर्स, तो 67 बिलियन और ऐड कर दें। मैंने वो भी कर दिया जी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तरफ से 247 बिलियन हो गया। अब 247 बिलियन के साथ पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018, 12.7%। मैं उन एक्सपोर्टर्स को कॉम्प्लीमेंट देता हूं। बाकी तमाम इकोनॉमी स्मूथ है, आपकी महंगाई का कोई तूफान नहीं है, आपका रुपया स्टेबल है, आपकी एक्सपोर्ट्स ऊपर चली गई हैं। क्या हमें इसी रूट को फॉलो नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल। और होता क्या है कि ये आते हैं, और चूंकि वो कंटेनर की और वो टीवी में कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल की इन्होंने सुना हुआ है, जो किताबी थेरी जो है कि जी अगर रुपया को स्लाइड कर दें और डिवैल्यू कर दें तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। और कोई मुझे समझाए यार विद नंबर्स, तो मैं उसको हार पहनाऊं और अपना उस्ताद मानूं।
तारीख ने साबित किया है कि मुस्लिम लीग नून की जो थेरी मैंने 99 में भी की, जब 69 रुपीज है, $52 है, वो स्टेबल है 8 महीने, और इस दफा भी 111 से वापस 98 पे आया और हमने भी 115 पे छोड़ा, वो थेरी ठीक थी। आपकी इकोनॉमी ने ग्रो किया, आप दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मईशत बने, आपको G20 में जाने की प्रेडिक्शन दे दी बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। एक्सपोर्ट्स के लिए हमने जो एक एरिया था जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट में मसला है, उसको हमने डील किया। अब काम ये था कि जो आने वाली हुकूमत होती इसी पैटर्न पे चलती और इसको आगे लेके चलती, टारगेट सब्सिडी देती, ताकि आपकी तमाम इंपोर्ट्स का सामान पे कीमत ना चली जाए, आपकी तमाम मुल्क में महंगाई का तूफान जो हुआ है, इन्होंने उसको फ्री फॉर ऑल छोड़ दिया और ना इनकी कैपेसिटी है उसको मैनेज करने की एज ए स्टेट, एज ए कंट्री, एज ए स्टेट रेट, और वो 115 से 165 पे चली गई। संदेला साहब, पाकिस्तान का नुकसान इन्होंने कितना किया? 115 से 165 मीन $50, और इनके अपने फिगर्स हैं कि जो 95 बिलियन का एक्सटर्नल डेट था उसमें भी कभी बहस होगी, वो नंबर अदायगियों समेत है, वो चलें 110 बिलियन पे पहुंच चुका है। 110 को आप 50 रुपए से जरब दें, 5,500 अरब का नुकसान इस पीटीआई की हुकूमत की इस फेल्ड पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंच चुका है, क्योंकि वो एक्सटर्नल डेट आपका बढ़ गया रुपयों में। अभी फिर मैं शेख साहब को सुन रहा था जो मीडिया से बात कर रहे थे, किसी ने ये बात की बड़े स्मार्ट तरीके से, उन्होंने कहा कि ये तो पेपर पे पैसे बढ़े हैं, तो एक्चुअली कर्जे तो नहीं बढ़ गए। अच्छा, ये जो है ना, बड़ी बेहतरीन ट्रेनिंग है उनके अंदर घुसी हुई है जिन अदारों में वो काम करते रहे। ये मुझे 99 में भी एक दफा आर्गुमेंट हुआ, तो मुझे उस वक्त कहते थे आप इनके दबाव में फंसा होता है ना, आप 8 रुपए डिवैल्यू कर दें। उस वक्त हमारे कर्जे कोई करीबन 35-36 बिलियन डॉलर थे पाकिस्तान के एक्सटर्नल। तो मैंने उसको कहा कि डू यू रियलाइज कि तुम मुझे क्या कह रहे हो? अब ये मीटिंग हो रही है IMF के हेडक्वार्टर्स में वाशिंगटन, मेरी टीम मेरे साथ थी, सेक्रेटरी साहबान कुछ जिंदा हैं, एक दो बेचारे फौत हो गए, गवर्नर जिंदा है, अल्लाह उसको जिंदगी दे, उस वक्त का जो स्टेट बैंक। तो मैंने कहा कि आपका जो हमारा प्रोग्राम है वो चंद $100 मिलियन का है उस वक्त, और हम जो मैं क्लेम कर रहा था कंटिंजेंसी कंपनसेटिव फाइनेंस फैसिलिटी CCFF थे, वो बंद कर दी उन्होंने, वो करीबन 400 मिलियन वो थे, तो मिला के कह लें कि 800 मिलियन होंगे। तो मैं कह रहा था कि आप डू यू रियलाइज कि 8 में मैं अगर अपना कर्जा अपना डिवैल्यू करूं, डिवैल्यू कर दें, 320 अरब रफली मेरे पाकिस्तान के कर्जे 320 अरब बढ़ जाएंगे, और 320 अरब का मतलब उस वक्त का जो रेट था करीबन $6 बिलियन। तो मैं कहा ये तो मैं सौदा करने वाला बंदा नहीं हूं पाकिस्तान के लिए। तो मुझे पता है क्या कहता है जो हफीज शेख साहब ने जो साथियों को कहा, कहते इट्स ओनली ऑन पेपर, you're going to pay us the same dollars. I mean, your dollars are not going in trade. मैं excuse me, Mr. So and so, मैं IMF की मीटिंग की बात कर रहा हूँ वाशिंगटन में। जी। मैंने कहा पाकिस्तान has not yet started collecting taxes in dollars. If I have to buy a dollar for 52 rupees or 55 rupees, it will cost me 52. If I buy same dollar to pay you, if the rate is 70, तो I'll have to pay 70 out of my revenue. तो इन्होंने सबसे बड़ी जो मेरे नजदीक तबाही की है वो रुपए की बेकदरी की है, और ये फॉरेन डिक्टेशन के तहत हुई है। इनको प्रोग्राम उस वक्त तक नहीं मिला जब तक इन्होंने इंटरेस्ट रेट का बेड़ा गर्क नहीं किया, उसको 6.25% से ये ले गए ऑलमोस्ट 13.25% पे, और इस तरफ इन्होंने रुपए को 115 से 165 पे ले गए, और उसका नतीजा आपके सामने है कि मुल्क में हर चीज जो इंपोर्ट होती है इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स के लिए जो इंपोर्टेड कंपोनेंट है वो आसमान पे पहुंच गए, और आपकी मईशत का को जो है तबाही कर दी इस फेल्ड पॉलिसी की वजह से। ये टारगेटेड उसको रखते जो पहले था, और अपनी बाकी मईशत को इंसुलेट रखते, उसको बचाते इस बुराई से। दुनिया की बहुत मईशतें इस एक वाहिद डिवैल्यूएशन की वजह से
प्रॉब्लम में आई हैं। डॉक्टर महातर का 90s का जो दौर था, उसमें एक फॉरेन कुव्वतों ने उसकी मईशत के ऊपर डिवैल्यूएशन आर्टिफिशियल की, करेंसी का खेल खेला और डॉक्टर महातर की हुकूमत खत्म हो गई। चंद महीने पहले तुर्की के सदर अर्दोआन ने कहा कि मेरे करेंसी के ऊपर अटैक हो गया है। वेनेजुएला में यही हालत है, लेकिन हम हैं बड़े सुपर लॉयल, हमें जो कहा जाता है हम आगे ना नहीं कर सकते। और अगर हमें कहा जाए कि जी सरकारी मुलाजमीन को सैलरी नहीं देनी, तो हम कहते हैं ठीक है जी, हम सैलरी नहीं देंगे, इजाफा नहीं करेंगे। ये हमारी औकात है और ये हमें मुल्क के लिए और मुल्क की मुफाद के लिए बात करने की ये हमारे अंदर विल पावर है। सर बिल्कुल 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 सर, क्योंकि आज बजट है और लेकिन मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूं उसमें ज्यादातर वो दावे हैं। सर दावों में से एक दावा और भी है कि हुकूमत ने रवा माली साल में कर्जे नहीं लिए। सर इस पर क्या कहेंगे? झूठ का बुलंद है यार। पिछले साल में इनका अपना नंबर था कि 1440 अरब लिए हैं, इस साल का 1997 अरब लिए हैं। ये 39% की इंक्रीज है। झूठ बोलने माहिर है यार वो, बस ऐसे ही लोगों को तो तसल्ली देनी है ना। पिछले साल 1440 था जो इनके अपने डॉक्यूमेंट्स में है नंबर, उसका जो कंपैरेटिव नंबर है 1997 अरब है। तो ये जो अगर जबानी किसी ने बात की तो ये गलत बयानी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो गलत बयानी। सर प्राइवेट सेक्टर किसी भी मुल्क की मैशियत के लिए रीढ़ की हड्डी रखता है। हुकूमत की पॉलिसियों ने गुज़श्ता 2 साल में प्राइवेट सेक्टर को कितना मजबूत किया है? सर आपके सामने ही उनकी मजबूती, जो लॉन्ग स्केल मैन्युफैक्चरिंग है LSM, वो पॉजिटिव थी हमारे जमाने में। हमने 5% ग्रोथ छोड़ी थी लॉन्ग LSM की। वो अब कम होके, बहुत ही दुख के साथ कह रहा हूं, -7.78% है। और ओवरऑल इंडस्ट्री हमने 5% के करीब छोड़ी थी, 4.9% एग्जैक्ट नंबर लेना है। ये उसको ले आए 2.64% माइनस। ये जो है ये सस्टेनेबल नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली जो आप बात कर रहे हैं उसका एक और भी बैरोमीटर होता है देखने के लिए। जो क्रेडिट, प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट का नंबर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दैट मीन्स कि बिजनेस और इंडस्ट्री कितना क्रेडिट अवेल कर रही है, वो उसका अपना बिजनेस का पहिया उतना चल रहा होगा। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है और इसको हम एनकरेज करते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट को भी, सेक्टर के लिए भी, और क्रेडिट प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट भी, बिजनेस इंडस्ट्री के लिए भी। वो नंबर मैं आपको दे देता हूं। इन्होंने अपना पिछला साल जो है ना, अब इनके साथ ही कंपेयर कर लेते हैं 2 साल। पिछले साल इनका क्रेडिट था, जब 30 जून 2019 को साल खत्म हुआ था पहला, 628 अरब का क्रेडिट प्राइवेट सेक्टर का। अभी जो ये साल खत्म हो रहा है ये है 288 अरब प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट, जिसका मतलब है कि ये 57 करीबन 54% की कमी है इसमें। 628 से 288, करीबन आधा हो गया ना जी। बिल्कुल आधा, आधे से जरा कम। तो ये अच्छी इंडिकेशन नहीं है। ये बिजनेस का पहिया नहीं चल रहा। आम बंदे से पूछे ना जी, वहां पे रोजगारी आम हो रही है, वहां कारोबार बंद है। ये कोरोना, अच्छा ये एक बहुत बड़ी एक ड्रामा है कि जी कोरोना आगे तो सी ना, पिछली हुकूमत ये इन्होंने एक नारा लगाया हुआ था। अभी इनको एक नई यानी मिल गई है उसकी एडिशन, कोरोना, कि जी कोरोना की वजह तबाह हो गए। कोरोना की वजह 3000 अरब के हमारा नुकसान हो गए। एक्सक्यूज मी, बताओ तो सही कौन से नुकसान तुम्हारे हो कोरोना की वजह से भाई? वो तो तुम तो ऑलरेडी तबाही पर खाने में ले आए थे हुकूमत। जो आपकी मईशत बैठ चुकी थी कोरोना से पहले। मैं किसी से डिस्कस डिबेट करने के लिए तैयार हूं पब्लिकली कि उससे कोरोना से मार्च में जब आया उससे पहले का जो 5 तक जो नंबर्स हैं 9 महीने के, वो ले हैं और कोरोना के बाद के ले हैं। आपने इन्होंने ऑलरेडी ग्राउंड कर दी थी इकोनॉमी को भट्टा बैठा दिया हुआ था। तो ये ऐसे ही है जी। ये अनफॉर्चुनेटली अभी भी ये तैयार नहीं है कि खुले दिल के साथ को बात करें। इन्होंने वो जो अपने रखे हुए हैं अपना गालम गलोच ब्रिगेड गाली गलोच ब्रिगेड, उसके ऊपर सहारे में चलते हैं। आपको अच्छी बात करें
इनको अच्छा मशवरा दें, तो सबसे पहले तो आपको नीचे गालियां लिखी जाएंगी कि ये पीएमएलएन का सपोर्टर होगा या पीएमएलएन को होगा, तो हमारा तो क्या ही कहना। तो बात ये जी कि ये यदि एक होता है ना, को बंदा कुछ किसी अच्छी चीज को मान लेता है, उस पर अमल करता है, या पिछली अच्छी चीज को, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने टारगेटेड जो जी। है इंसुलेट करके, हमारी एक्सपोर्ट 8% है सिर्फ टोटल इकोनॉमी की, होनी चाहिए आइडियली 10 से 15, इमर्जिंग इकोनॉमी की 15 तक होती है, उससे भी ज्यादा होती है। बिल्कुल तो वो ठीक। जब होगी तो हमारे मसाइल बहुत हल हो जाएंगे। लेकिन टारगेटेड रखे ना पूरी पूरी, बाकी जो है 92% का तो तबाही ना कर दें आप, जो इन्होंने कर दी है 165 रुपए ला के। तो इस अकेले का 5,500 अरब का तो ये नुकसान इन्होंने डिवैल्यूएशन से कर दिया है संदेला साहब। सर हफीज शेख साहब की तरह मैं ये अल्फाज यूज तो नहीं करूंगा, ये कागजों का खेल है, लेकिन फिर भी बजट आम बंदे के लिए महज अल्फाज का एक गोरख धंधा है। क्या आम आदमी के लिए इसमें कुछ है? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इसमें कुछ बजट में कुछ आम आदमी के लिए है या सिर्फ गोरख धंधा ही है? नहीं देखें, बजट जो है वो आम आदमी, जाहिर है कि उसका ना इतना टाइम है उसको पढ़ने का, आम आदमी को तो पता चलता है कि बजट ने उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या किया। बिल्कुल ठीक। हमारे 5 बजट्स की इम्पैक्ट जो है वो मुल्क की इकोनॉमी पे, अवाम की फीकस आमदनी पे, मुल्क के एग्रीकल्चर की तरक्की पे, मुल्क के सर्विस सेक्टर की तरक्की पे, मुल्क की सनती तरक्की पे, वो सब नजर आ रहा था। मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज पे, मुल्क के ऊपर इन्फ्लेशन पे, मुल्क के ऊपर जो है आपकी इंटरेस्ट रेट पे, आपके फॉरेक्स रिजर्व्स पे, आपकी करेंसी की स्टेबिलिटी पे, ये सारी चीजें तो वो करते हैं ना। आम आम जो आम हमारी आवाम सादा है, उसको तो अपने 2 वक्त का जो उसका बजट बैलेंस होना चाहिए, और जो 2 वक्त का बजट बैलेंस है उसका घर का, वो चीजें आसमान पे पहुंच चुकी हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो मोस्ट एसेंशियल चीजें हैं, अब मैं दोबारा शुरू नहीं करना चाहता, हम ये चीनी ले लें, अभी कहाँ वो, हमने भी एक्सपोर्ट की इजाजत दी 5 साल में, जब मुल्क में वाफर जखीरा मौजूद था जी कौम बिल्कुल के ठीक। रिक्वायरमेंट से ज्यादा, तो हमने कीमत तो ऊपर नहीं जाने दी, हमने डंडा रखा। हमने उनको ये कहा कि अगर कीमत ऊपर जाएगी तो ये बंद करेंगे हम। उसमें जो मिले हैं, तो जब ये कहते हैं कि सारी पार्टी के उसमें हैं लोग जिनकी हैं, तो ठीक है ना। मुल्क को ये तो नहीं मियां नवाज शरीफ ने कहा जी चूंकि मेरी फैमिली की मिले हैं तो अब डॉक्टर साहब आप कीमत को हल्का होने दें। तो हमने कीमत जब यानी 52 से 55 की रेंज में रखी। अब आप इनकी मेलाफाइडी देखें कि मुल्क में यानी उसकी यानी वाफर में मकदार नहीं है जो मुल्क की जरूरत के से ज्यादा हो, और खुले आम आराम से उसकी इजाजत देते हैं एक्सपोर्ट करने की, 1 दफा 2 दफा 1 मिलियन टन 100,000 टन, और उसके साथ साथ उसकी कीमत मार्केट में जा रही है और सब सोए हुए लोग। अभी मैंने सुना है पढ़ा 3-4 दिन पहले कि जी न्याजी साहब ने, अब उनको याद आई है नेशनल प्राइसिंग मॉनिटरी कमेटी जो मुस्लिम लीग नून में मैं हेड करता था, हम तो हर महीने उसकी एक एक चीज की जो मीटिंग्स। सेंसिटिव आइटम उसकी खाल उतारते थे और एक्शन लेते थे कि क्यों अभी ये जो आलू है ये 3470 रुपए में क्यों चले गए हैं, ये जो शुगर है ये 54 से 56 पे क्यों जा रही है। तो हम एक्शन लेते थे। ये स्टेट का फर्ज है, किसी भी हुकूमत का फर्ज है। यू ओ दिस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। कौम को आपका फर्ज है, आपको इसलिए लाई है कौम कि उनके मुफादात का आप जो है वो उसको हिफाजत करें। ये जो वेस्टर्न दुनिया है उसमें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन सोसाइटीज बनी है इस काम के लिए। तो नेशनल प्राइसिंग मॉनिटरी कमेटी इसी दर्द की दवा है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी इसी दर्द की दवा है। लेकिन ये तो सोए हुए हैं। इन्होंने जिन्होंने इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी थी वो उन्होंने उससे भरपूर फायदा उठा लिया। उन्होंने पाकिस्तान की आवाम से मिनिमम 100 अरब रुपया वो लेके हैं। किसी अच्छा मुझे ये बता दें कितने रुपए चीनी उसके बाद कम हो गई है जी, अभी तक क्यों नहीं हुई? ये किधर, ये क्या है इस हुकूमत की? ये काफी नहीं है इसके लिए घर जाने के लिए ये फेलियर कि 100 अरब का कौम को इन्होंने टीका लगाया और उससे गरीब आवाम से लूटे हैं और अभी भी रेट कम नहीं ला सके। ये क्या बात है जी? ये इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप कह रहे थे जी अवाम की, तो अवाम का ये जी है कि हमें एक ही है कि उनकी सबसे पहले तो मैं समझूंगा कि जो इसमें कमजोर तरीन तबका गिना जाता है वो लो ग्रेड्स के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, और वो कम आमदनी में 17 ग्रेड तक आते हैं बेचारे। फ्रैंकली मुझे पता है जी उनके सेल्स स्केल्स का। तो उनको वजीर आजम की तरह 2 लाख से 8 लाख रुपए तो नहीं मिले, यानी 2 लाख से 2 लाख 8 से लाख 8 रुपया लाख वो तनख्वाह हो मिलता गई जी। है जी।
2 लाख से 8 लाख तनख्वाह होगी वज़ीर आज़म साहब की। वही तो मैं लेकिन कह रहा हूँ कि उनको तो 400% इजाफा नहीं मिलेगा, ना मिलना, ना वो कंट्री अफोर्ड कर सकती है। ओ भाई, उनको जो इन्फ्लेशन का है आपका इस वक्त 11.2, आप खुद कह रहे हैं आपकी सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो 11 को राउंड अप करके उनको वो 12% तो दो, वो तो उसका न्यूट्रल है, नो इंक्रीज है। तो बात यह जी कि एक तो गरीब आवाम के लिए सबसे पहले सरकारी मुलाजमीन के पेंशन के लिए ये काम होना चाहिए। उसके बाद जो है मुल्क में कोई डिसिप्लिन होना चाहिए, कोई एक्शन होना चाहिए, कोई जिम्मेदारी अपनी डेमोन्स्ट्रेट करे, ताकि इस मुल्क में कीमतें बगैर हुई तौर पर ना बढ़े। और असेंशियल कमोडिटीज, जिसको हम एक 15 आइटम्स की बास्केट कहते हैं, उसको जी उस पर गहरी नजर होनी चाहिए। हमने 5 साल में उसमें 4% कमी की इजाफा होने की बजाय, इन्होंने 2 साल में 46% इजाफा कर दिया जी उसमें। तो तो जिसको इन हम चीजों पे महंगाई गौर कहते हैं। करें, अवाम की जिंदगी को आसान करें, अवाम के लिए अपना उसकी एजुकेशन, उसकी तालीम, उसके लिए यानी अफोर्डेबल फूड, ये चीजें हैं वो ये करें, और कोरोना के लिए इंतजाम करें। इन्होंने कुछ नहीं किया कोरोना के लिए, ये दे आर नॉट बॉदर्ड, ये मस्करों की तरह काम कर रहे हैं। कभी कहने के लॉकडाउन होना चाहिए, कभी कहते लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, कभी कहते के लॉकडाउन ऑस्ट्रेलिया ने करवा दिया, कभी कहते कि लॉकडाउन खुलना नहीं चाहिए। ये क्या कह रहे हैं? कभी आप कह रहे हैं कि आपका वजीर कह रहा है कि जी ये देखें, ये इतनी अपना ओनली हमारी डेथ है, इससे ज्यादा वो फलां फलां बीमारी में हो जाती है, फलां रोड एक्सीडेंट में हो जाती हैं। इनकी गैर जिम्मेदाराना, बचकाना और बेवकाना जो इन्होंने अमल किए हैं पिछले 2-2.5 महीने में कोरोना के हवाले से, पाकिस्तान में कोरोना सर्च कर चुका है, और पाकिस्तान में हर दूसरा तीसरा जो है हमारा बहन भाई, वो उसको रिस्क है कि कोरोना को खुदा ना खास्ता वो अट्रैक्ट ना कर ले इस इन्फेक्शन को और इस वायरस को। सर इस पे भी अगर मैं सर, क्योंकि अब ये आपने सर कोरोना वायरस पे सर पाकिस्तानी जो आपने प्रॉब्लम में है वो तो है, पर कोरोना वायरस से पाकिस्तानी मैशियत को क्या खतरात लाहक हैं, और हुकूमत ने इससे निपटने के लिए क्या मकासद, क्या चीजें रखी हैं इससे निपटने के लिए इस बजट में? देखें, ये जो कोरोना के हवाले से मुझे इस बजट में कोई मीनिंगफुल एक्शन और एलोकेशन और कोई रोड मैप नजर नहीं आ रहा। इनको इसको सीरियसली इमरजेंसी के बेसिस के ऊपर विजिट करना चाहिए, जहां मैं कह रहा हूं कि सरकारी मुलाजमीन की फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट जो है ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उनको रिविजिट करना चाहिए, इनको इन्फ्लेशन को कम करने अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए, टैक्सेस बढ़ाने के लिए पॉलिसी रिव्यू करना चाहिए, अखराजात को कम करने, उसी तरह इनको कोरोना के लिए एक कॉम्प्रीहेंसिव इनको प्लान बनाना चाहिए। क्योंकि इसके साथ जैसे मैंने अर्ज किया कि ये खुद कह रहे हैं कि सोशली एंड इकोनॉमिकली, ये इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है इस हुकूमत का जो चंद दिन पहले रिलीज हुआ है, कि 56.9% पीपल आर लाइकली टू बी वल्नरेबल टू कोरोना। मुआशी तौर पे और मुआशरती तौर पे 57% हो गया रफली, 57%। भाई उसके लिए कुछ करो ना, बताओ कि हम क्या करेंगे। आप 25-25 लाख एवरेज फी जो रिपोर्ट्स के मुताबिक है, जो आपके मीडिया पे बात आती है, फी बेड आपका खर्चा आ रहा है और लोग मर रहे हैं, किट्स अवेलेबल नहीं है। तो ये तो इस तरह तो नहीं, जो कंट्रीज के जो जिम्मेदार लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ये जिम्मेदारी देते हैं, वो इस तरह तो नहीं बिहेव करते। हमने भी बड़े बड़े जो है जिंदगी में बहरान फेस किए हैं, हमने जल्जले फेस किए हैं, हमने मुल्क को जब एटमी कुव्वत बनाया, जो कि पाकिस्तान की हिफाजत और पाकिस्तान की डिफेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम था, तो सैंक्शंस लगी, हमने वो फेस की, हमने अपना जल्जले फेस किए, हमने डेंगी फेस की, हमने कई इस तरह की जो इशू है जिंदगी में 3 दफा अदवार हुकूमत फेस की, और उसको निपटा बड़ी बहादुरी के साथ, और मुल्क के जो इंटरेस्ट है, आवाम के जो इंटरेस्ट है, उसको प्रोटेक्ट किया। लेकिन इन लोगों को परवाह नहीं है जी। बिल्कुल ठीक सर, बहुत सर आपने बहुत शुक्रिया, हर चीज पे एक तफसील से बताया कि इन्होंने क्या किया और पीएमएलएन की हुकूमत कैसे करी थी। लेकिन सर वैसे तो आपने हर चीज बता दी, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस गवर्नमेंट को मशवरा क्या देते हैं सर, कि ये जो चीजें इतनी इन्होंने उल्ट पुल्ट कर दी हैं, वैसे तो वो आप कहते हैं कि ये मशवरा मानते नहीं, लेकिन फिर भी कौम के लिए, इस कौम की जो सांसें लेना मुश्किल हो रही हैं, उनके लिए इनको क्या मशवरा देंगे ये करके कौम को कुछ थोड़ा सा सुख का सांस आए? ये संदेला साहब, ये पिछले 2 मिनट में जो हमारी बात हुई है, मैंने कोई फारसी तो नहीं बोली,
जी मैंने वो सारे मशवरे दिए हैं ना कि क्या करें। जी मैंने कहा कि जी अपने अपने आमदनी को बढ़ाएं, अपने अखराजात को कम करें, इंटरेस्ट रेट को नीचे लाएं, इन्फ्लेशन को काबू करें, ये सैलरीड ये जो पेंशन है सरकारी इनको आप दें। ये सारी चीजें मेरे मशवरे ही आपके जरिए। बिल्कुल ठीक। तो ये सारी चीजों में अमल करें ना, अपनी अपनी रीडायरेक्ट करें, रीअलाइन करें अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को, और गोल्स हों आइडियली जून 2017 दैट वाज द बेस्ट पीरियड व्हेन मियां नवाज शरीफ वाज प्राइम मिनिस्टर। और चूंकि आखिरी साल में हमारी हुकूमत को काफी शॉक्स मिले थे, तो इसलिए मैं 2017 को आइडियल ईयर समझता हूँ कि हमें उस वक्त तक ऑल प्रेज दुनिया वर्ल्ड ओवर थी पाकिस्तान की। तो इसलिए उसको अपना अपना गोल बना ले, और सबसे पहले हमारा हदफ होना चाहिए हमने उन इंडिकेटर्स को पहुंचना है, उनको अचीव करना है। उसके बाद भी टेक ऑफ करें दोबारा 7-8% की ग्रोथ पे, वो ऑब्वियसली दैट्स अ मीडियम टर्म। तो मेरे नजदीक तो संदेला साहब ये चीजें सारी करने वाली, और ये होनी चाहिए, और इस पे अमल बिल्कुल दरामद ठीक। होना चाहिए। ये वी ऑल ओ टू दिस कंट्री, चाहे ऑपोजिशन में हो, हुकूमत में हो। मैं बहसियत पीएमएलएन के एक वर्कर होने के, एक थोड़ा सा जो मेरा एक्सपीरियंस है इस मुल्क को खिदमत करने का 4 दफा, उस हवाले से मैं अपने जो थॉट्स हैं वो मैं आपके जरिए और दूसरे मुख्तलिफ चैनल से मेरे इंटरव्यू किए, वॉइस ऑफ अमेरिका ने किया, मुझे कनाडा ने किया, मुझे UK44 ने किया, मैं सबको मशकूर हूँ। मैं अपनी डिस्चार्ज कर रहा हूँ जिम्मेदारी पीएमएलएन के बिहाफ पे, कि मैं तो ओपन बता रहा हूँ कि भाई क्या करो, किधर ले गए हो, इसको ठीक करो। आई होप कि कोई सुने, या उनको सिर्फ हमारी शक्ल ही देख के एकदम से चले, फोटो ना देखे, वैसे ही आवाज ही सुन ले यार, उस पर अमल करें। सर, अमल करेंगे ही तो किस तरह बांध बनेगी। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। काफी टाइम दिया आपने, लोगों ने आपको सुना भी। उम्मीद करते हैं कि जो आपने मशवरे दिए हैं इस पे भी कोई अमल करेंगे। सर, एक सवाल जो बहुत ज्यादा लोग मुझसे पूछ रहे हैं, आप मैं पता नहीं वो सवाल कैसे डिलीवर करूं, कि वो लोग कह रहे हैं कि कौम और मुश्किल में हर तरफ से घिरी हुई है, किसी किस्म की कोई खुशखबरी, किसी किस्म का कोई अवाम को कोई रिलीफ मिलने का, कोई कोई किसी किस्म का कोई खुशखबरी, अब आई डोंट नो वो क्या खुशखबरी लोग देना चाहते हैं सर, देखना चाहते हैं। आखिरी क्वेश्चन सर, उसके बाद वी आर फ्री सर। इसका जवाब बड़ा आसान है। सर। सब हम गिड़गिड़ा के अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे अगर को हमसे दानिस्ता या नादिस्ता ना जो हमसे को गलतियां कोताही हुई है, जिससे को अल्लाह ताला शायद नाराज़ हैं, जिससे हमारी मुल्क की जो मुआशी हालत है, कहाँ हम G20 में जा रहे थे, कहाँ हम अब दुनिया की 54th इकॉनमी बनने की तरफ हमें कैलकुलेट किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, और कहाँ मुल्क में लोग कम से कम बड़े आराम से 2 वक्त की रोटी मुयसर थी और खुश थे। आप किसी से पूछें तो वो कहेंगे जी हमें आज से 2 साल पहले वाला पाकिस्तान शायद हमारे लिए ज़्यादा काबिल कबूल था। तो हम अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगे कि या अल्लाह हमसे जो भी कोताही हमें माफ़ करें, और आप पाकिस्तान के ऊपर अपना रहम फजल करम करें, तमाम मुसलमान आलम पे फजल करम करें, पूरी उम्मत पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फजल करम, अपनी पूरी मखलूक पे इस वबा के हवाले से फजल करम करें। तो मैं समझता हूँ कि हम अल्लाह की तरफ अपना रुजू करें, और अल्लाह ताला हमें हिम्मत दें कि हम सच चीज को, ठीक चीज को, रिगार्डलेस के कौन कह रहा है और किस वो जो मुल्क के लिए बेहतर है उसकी तरफ उस पर अमल करें। तो भाई ये मेरी आपकी तवज्जो से ही मेरा पैगाम है कि हम सबसे पहले, जब अल्लाह ताला ने कुन कह दिया, कुरान हकीम में है कि मैं जब कुन कहता तो हो जाती है, ये तो हमारे ईमान का ईमान हिस्सा का है। हिस्सा। तो जब अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाएं, या अल्लाह कुन कह दे, इस मुल्क को ठीक कर दे, इस मुल्क में जो तबाही आ चुकी है, जो भी वजूहात हैं उसको आप हमसे टाल दें, और हमें एक खुशहाल इस्लामी मुल्क जो है, जो जिसमें खुशहाली हो, लोगों की अच्छी जिंदगी हो, लोग अपना खुश हों और उनके हालात अच्छे हों, अल्लाह ताला की कोई मुश्किल नहीं है। कि मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला से हम सब अगर दुआ करें बहसियत कौम, तो अल्लाह ताला रहीम करीम है, मोस्ट फॉरगिविंग, मोस्ट ग्रेशियस, अर्रहमान अर्रहीम। तो इंशाल्लाह ये होगा इंशाल्लाह। और मेरा ये भी, संदेला साहब मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी कितनी है, लेकिन अल्लाह पाक आपको जिंदगी सेहत दे सर। ये मेरी एक कन्विक्शन है। एक तो इस मुल्क की ये डेस्टिनी नहीं है जहां हम फिर दोबारा आगे खड़े होंगे। हम अपने मुल्क के इस दौरान में 73 सालों में कई दफा हम टेक ऑफ करें, और कई दफा हमने हमारी वो लैंडिंग हो गई और हम बिल्कुल गिर गए हैं। इस मुल्क के पोटेंशियल जो है वो बेहतरीन है, अल्लाह ताला ने इसको नवाजा हुआ है। ये सिर्फ इसकी मिसमैनेजमेंट है, इसकी मिस गवर्नेंस है, इसकी कह लें कि हमारी अल्लाह से शायद जितना रुजू होना चाहिए वो नहीं है।
तो ये इंशाअल्लाह एक दिन जैसे अल्लाह ने इस मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बना दिया हुआ है दिफा के हवाले से, हमें एटमी कुव्वत दे के, हमें मिसाइली कुव्वत दे के इंशाअल्लाह हमें मुआशी कुव्वत बनाएंगे। दुनिया के कुछ जो है अफलातून जो है पावर्स, उनको ये नहीं गवारा है कि हम एक एटमी कुव्वत, एक मिसाइली कुव्वत होने के साथ हम मुआशी कुव्वत बने, क्योंकि फिर हम आंखों में आंखें डालकर एक वाहिद इस्लामी मुल्क होंगे जो मुआशी कुव्वत हों और साथ एटमी कुव्वत हों। तो इंशाअल्लाह ये बनेगा, और हमें ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह ये जितनी जल्दी हो सके हम पे रहम करे, ताकि हम भी देख लें अपनी ज़िंदगी में कि ये पाकिस्तान जो है वो आपने जिस तरह उसको नाकाबिल तस्खीर बनाया दिफा के हवाले से, उसी तरह हमें एक बाइज्जत बावकार पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान को बनाएं, ताकि हमारे सब बहन भाई एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। सर आमीन, सर आमीन। सर आज का प्रोग्राम क्योंकि पूरे का पूरा मईशत पर था, बजट पे हमने इसमें किसी किस्म का कोई सवाल नहीं किया। बहुत सारे सवालात हैं में खिते की जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, उसके अलावा पाकिस्तान में जो चीजें हैं, तो आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे सर किसी टाइम ये जब आप बजट से फारिग हो जाएं तो आपसे टाइम दें। बहुत सारे लोग ऐसे सवाल कर रहे थे जो मैं देख रहा था, लेकिन क्योंकि आज बजट सेशन था तो वो मैं सवाल नहीं कर सका, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं सर खिते के मुताल्लिक, पाकिस्तान की सिचुएशन के मुताबिक। तो फिर आपसे सर जी सर टाइम लेंगे और फिर इंशाल्लाह उन सवालों का जवाब जब अल्लाह को इंशाल्लाह सर फ्यूचर में करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला के साथ आपको जिंदगी से थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आपने देखा इसाक डार साहब हमारे साथ थे। मैंने आपके सारे सवाल पढ़े, मैं आपके सारे सवाल देख रहा था, लेकिन मैं स्ट्रिक्ट था बिकॉज ऑफ द प्रोग्राम वाज अबाउट बजट। मुझे बजट पे रहना था, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं मादत खा हूँ। तमाम सवाल जो दोस्तों के थे वो मैं नहीं ले सका, नहीं कर सका, लेकिन आपके वो सवाल मुझ पर ड्यू हैं और मैंने आपके सामने ऑनलाइन डार साहब से ये वादा लिया है, प्रॉमिस लिया है, और उन्होंने प्रॉमिस किया जी इंशाल्लाह सवालों के जवाब देंगे। फिर दोबारा उनको कुछ देर के बाद, अरसे के बाद, क्योंकि अभी वो काफी बजट पर बिजी है प्रोग्राम्स में, पाकिस्तानी जो हुकूमत है उसने जो डार साहब पर पाबंदियां लगाई हैं कि उनको कैमरा टीवी पर नहीं दिखाना। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की जात, आप जितना किसी को दबाते हैं वो उतना ही अल्लाह ताला की जात उसको लिए कहती है। मेरा ख्याल है डार साहब इस वक्त हर रोज कम अज कम 8-10 प्रोग्राम कर रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ चैनल में, वेब चैनल पे और IPTV पे, और वहां पे उनकी आवाज जो है वो वन मैन आर्मी में, डार साहब को कहता हूँ कि वन मैन आर्मी है। एक शख्स पूरी हुकूमत को हिला कर रख देता है। एक ट्वीट करते हैं डार साहब और वहां पे फिर वक्त पड़ जाता है कि यार ये क्या हो गया, हमने तो ये किया था, तो ये क्या हो गया, फिर वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर डार साहब 2-4 दिन के बाद ट्वीट करते हैं, तो फिर वो जो किया कराया होता है वो उस पर परेशान, और फिर वो हिल जाता है सारा कुछ। दोस्तों, आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला कल हमारे साथ होंगे मशहूर शायर खालिद मसूद साहब। उनके साथ कल कुछ ये जो बजट और दूसरे मसाइल सारी चीजें हैं, तो कल थोड़ा सा हम फ्रेश होंगे, कुल थोड़ी सी हम उनसे शायरी सुनेंगे, उनके तंज़ो मज़ाह की जो वो बड़ी खूबसूरत पंजाबी और उर्दू को मिक्स करते हैं, उनसे हम कच करेंगे, टाइम को थोड़ा सा किल करेंगे, और उसके बाद आपके चेहरों पर कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी खुशी और हंसी की कोई लहर आ जाए, जो कि बहुत मुश्किल है इन हालात में। इसलिए ये प्रोग्राम रखा है खालिद मसूद साहब के साथ, मशहूर शायर हैं, कॉलमिस्ट हैं। परसों हमारा प्रोग्राम जो है वो है मुफ्ता इस्माइल साहब के साथ, वो भी बजट पे है, और वो भी उनको साथ जो ज्यादती हुई, उनको जो नैब ने पकड़ा और उनके साथ जो नैब में जुल्म ज्यादती हुई, वो भी उसका। हफ्ते को हमारा प्रोग्राम है रिहाम खान साहिबा से, रिहाम खान साहिबा जो कि इमरान खान की साहब का अहलिया भी हैं और वो बहुत खबरों में इन भी रहती हैं। उनसे पूछेंगे उनकी जिंदगी के बारे के मौजूदा के हालात के बारे में। इतवार को प्रोग्राम है सोशल मीडिया के हेड आतिफ रऊफ साहब से, बहुत अहम प्रोग्राम है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया मेंबर साजी का आगाज किया है, वो बहुत अहम टाइम है कि हम उनसे पूछेंगे ये क्या मकसद है, इसके पीछे वो क्या करना चाहते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया उसको किस तरफ वो लेके जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या मकसद है, क्या चीजें हैं। इसी तरह फिर अगले प्रोग्राम हमारे चलते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोगों से मुलाकात होगी दोस्तों कल। अपना और अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का गिरदोनवा में बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज दोस्तों, मिलते हैं कल। जी थैंक यू सर। तमाम सोशल मीडिया का मैं मशहूर हूँ। ये प्रोग्राम भी हमने जब शुरू किया था तो ये सिर्फ इसलिए था कि मुस्लिम लीग नून खास तौर पर मरियम नवाज साहबा की जो आवाज है, मरियम नवाज जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है।
संदेला साहब, बड़ा नोबल कॉज है जो आप लेके चल रहे हैं। इमरान खान साहब एक बहुत गंदा खेल खेल रहे हैं। संदेला साहब मुझे बताएं, इसका कमीशन का सरबराह कौन था? धमकियां भी दी गई। मियां साहब ने इस प्रेशर को कैसे हैंडल किया? उन्होंने ये कहा कि डॉलर तो क्या, अगर सोने की बारिश भी करे तो मैं इस चीज से पीछे हटने वाला नहीं। पीटीआई की गवर्नमेंट जब से आई है, ये किसी तरीके से भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जी के इस्लामाबाद में जो है वो नून लीग का मेयर हो। शहबाज साहब तो जाती तौर